हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को बेटा डिस्कस करवाने वाला हूँ जो जैन 26 का हमारा एडवांस अकाउंटिंग का पेपर आया था इंटरमीडिएट में, उसका आईसीए की तरफ से सजेस्टेड आ गया। तो मैं उसको यहाँ पर मैं पूरे का पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होती है, बच्चे को समझ नहीं आता है, तो वो सारी आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली काफी बार ऐसा देखा जाता है कि पेपर में ऑब्वियसली क्वेश्चंस होते हैं, वो पीवाईक्यूज करने जरूरी होते हैं। आप लोगों को पता है काफी बार क्वेश्चंस रिपीटेड नेचर के आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। बिफोर मैं डिस्कशन करूँ, छोटी सी बात आप लोगों को बताता हूँ बेटा। आप लोगों के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक ही सिंगल प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर में मेरी तरफ से 4 टोटल रिवीजन वीडियोस है। उनका ऑलमोस्ट जो कंटेंट का ड्यूरेशन है 40 टू 42 आवर्स है, जिसमें आपका 100% सिलेबस कवर है। वो 4 रिवीजन वीडियोस है जिसके अंदर 100% सिलेबस कवर है, वो एक प्लेलिस्ट के अंदर में। सिमिलरली आप लोगों की जो आरटीपी वीडियोस है, जो रिवीजन टेस्ट पेपर की, सिमिलरली जो ये पीवाईक्यू की वीडियोस है, वो एक ही प्लेलिस्ट में है। तो एक ही प्लेलिस्ट में 10-12 वीडियोस है, इवन केस स्टडी की वीडियो है, ठीक है ना। सो जो भी आपके लिए रेलिवेंट कंटेंट है वो एक ही प्लेलिस्ट में, और वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जिससे आप अपने पास एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो एक प्लेलिस्ट में आप अपने पास बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, ठीक है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ अच्छे तरीके से तैयारी करो, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, और अपने पास में बढ़िया तरीके से मेहनत करके हमने अपने पास सीए इंटरमीडिएट को क्लियर करना है। चलो स्टार्ट करें जरा डिस्कशन को। यस सर, तो हम अपने पास डिस्कशन को चालू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैं पहले बेटा आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ जो हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है, जो 70 मार्क्स का, ठीक है ना। बाद में जाके आपका लास्ट में केस स्टडीज की बात करूंगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, जिसके अंदर में क्या इंस्ट्रक्शन होती है, ध्यान से। जिसके अंदर बेटा आपका पहला क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है। 14-14 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, पहला कंपलसरी होता है, बाकी 5 में से 4 करने होते हैं, तो ओवरऑल चॉइस होता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या है। तो पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं आप लोगों को, एक एक करके देखते हैं। तो पहला पार्ट इसमें 5 मार्क्स का बेटा, अगर आप देखेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पहले वाला, ठीक है ना, पार्ट ए जो है। तो क्या क्वेश्चन है, कहते हैं 1 अप्रैल 2024 को आरएम लिमिटेड ने एक लोन लिया है, टर्म लोन 50 लाख रुपीज का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% बैंक से, किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा कंपनी ने ऑल्सो रेज करके मल्टीपल नॉन स्पेसिफिक बोरिंग, जैसी स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक बोरिंग आती है, एक स्टैंडर्ड याद आता है AS16, हाँ बोरिंग कॉस्ट। तो ये कुछ नॉन स्पेसिफिक बोरिंग है, 8% डिबेंचर, 15% टर्म लोन, 10% इंटर कॉर्पोरेट लोन, ठीक है ना। इन्होंने यूटिलाइज किया इन पैसों को इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग एसेट, तो इन एसेट्स के लिए यूज किया, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और फैक्ट्री शेड। कहता है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी और फैक्ट्री शेड है, वो तो सब्सटेंशियल समय लिया उसने तो, और वो कंप्लीट हो गई थी 31 मार्च को, साल के लास्ट है। तो इफेक्टिवली उनका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो पूरे पीरियड का कैपिटलाइज होगा, जो बोरिंग कॉस्ट है। पर जो फर्नीचर था वो परचेज किया था डायरेक्टली फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चर, तो फर्नीचर तो बना बनाया खरीदा है, तो यानी कि वो क्वालिफाइंग एसेट में नहीं आएगा एक प्रकार से, ठीक है ना। फैक्ट्री रेडी टू कमेंस प्रोडक्शन होगी 1 अप्रैल, तो फैक्ट्री भी आपके पास बन के तैयार हुई, तो बोल रहे हैं तो हमारे लिए ना ये क्वालिफाइंग एसेट है, ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है, ये दोनों क्वालिफाइंग है, क्योंकि बन रहे हैं जिसे बनने में सब्सटेंशियल पीरियड लगना। फर्नीचर तो बना बनाया खरीदा है। हमसे क्या कह रहे हैं देखो, कहते हैं बताओ ट्रीटमेंट बताओ इंटरेस्ट की एज पर AS16 इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 इन द बुक्स ऑफ अरेंजमेंट। ट्रीटमेंट बतानी भाई, कितना इंटरेस्ट वगैरह कैपिटलाइज होगा, कैसे होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो एक तो आपकी स्पेसिफिक बोरिंग है 50 लाख की, 12%, भाई ये तो ली बिल्डिंग के लिए, तो ये तो बिल्डिंग के लिए लिए, तो ये तो बिल्डिंग की कॉस्ट के लिए आएगा ना, उसी की में जाकर तो स्पेसिफिक बोरिंग होगी। तो यहाँ पर अगर आप आंसर में देखेंगे, वो कुछ पेज आगे जाके, तो क्वालिफाइंग एसेट का देखो, जो आपके पास बेटा स्पेसिफिक बोरिंग है उसका तो पूरे साल का 50 लाख का 12%, क्योंकि लोन लिया भी फर्स्ट डे, कंस्ट्रक्शन भी लास्ट डे कंप्लीट हो रही है जाके, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, ठीक है ना। अब बात आएगी बेटा जो नॉन स्पेसिफिक बोरिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लीज अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। ये जो पैसे लिए थे ये आपके पास बिल्डिंग के लिए लिए थे। अब बिल्डिंग के बनाने में टोटल खर्चा लगा 140 लाख का। 140 लाख में से अगर देखोगे तो 50 लाख की तो बेटा स्पेसिफिक बोरिंग है, तो जनरल बोरिंग का कितना पैसा यूज हुआ, 90 लाख नॉन स्पेसिफिक। अब अगर आप देखो हमारे पास में टोटल में नॉन स्पेसिफिक बोरिंग कितनी यूटिलाइज हो रही है, मतलब नॉन स्पेसिफिक बोरिंग जो भी ली गई है उससे कितना का खर्चा किया गया। देखो हमारे पास 90 लाख ही है, 44 ही है, 180 ही है, 86 ही है। अगर आप इन सबका टोटल भी करोगे, 90 लेना पहले का, तो आपके पास में 90 लाख प्लस 44 लाख प्लस 180 लाख प्लस 86 लाख, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 400 लाख के आपके पास में एसेट्स बनाए जा रहे हैं, खरीदे हैं, कुछ क्वालिफाइंग है कुछ नॉन क्वालिफाइंग। पर जो आपकी बोरिंग है, जिस बोरिंग से यूज किया गया है, ठीक है ना, ये 8% है, 15%, 10%, ये बोरिंग्स टोटल कितनी है देखो, 30 लाख प्लस 60 लाख प्लस 36 लाख, तो 126 लाख की बोरिंग है। आपको पता है इसका मतलब क्या है,
ऐसे केस में, क्योंकि ऐसा बिल्कुल डिटो क्वेश्चन आपके साथ लेक्चर में किया जाता है बेटा। यहां पर में इसका मतलब ये आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर में आपके पास बेटा ऐसा नहीं है कि ये जो आपके पास सारे एसेट्स बनाए या खरीदे हैं ये सारे इसी बोरिंग से अपना पैसा भी डाला है। तो ऐसे केस में ना हमें क्या करना पड़ता है बेटा, ऐसे केस में हमें प्रोपोर्शनेट चलना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ता है। देखो ये बात तो पक्की है भाई, जनरल बोरिंग है एक से ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज रेट बोल देते हो, या वेटेड एवरेज ले लो या टोटल इंटरेस्ट निकाल लो। तो इनका टोटल इंटरेस्ट जो निकालोगे वो मल्टीप्लाई कर दो। तो वो जब आप करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ही निकाला हुआ इन सारे का, सारी बोरिंग्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इतना ब्याज बनेगा, मतलब कि 1,26,00,000 की बोरिंग पे 15 लाख का इंटरेस्ट है। अब हमारे लिए वो इकट्ठे है, वो अकेला नहीं है, इकट्ठे है। अब मुद्दे की बात क्या आ रही है, जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात करेंगे, देखो आपने रेट निकालने, रेट निकाल लो, पर यहाँ ना एक यूनिटरी मेथड लगाना जरूरी है, यूनिटरी मेथड लगाना जरूरी है। अब आपके पास में बिल्डिंग के लिए 90 लाख लगा, पर वो टोटल लगा 400 लाख में से, 400 लाख में से अगर बिल्डिंग पे 90 लाख लगा तो प्रोपोर्शनेटली बोरिंग का कितना लगा 126 लाख में से। तो पहले तो वो देखो, तो हमारे पास में 90 लाख डिवाइडेड बाय 400 लाख, फिर इंटू 126 लाख अगर निकालते हो तो फिर ब्याज का रेट कैपिटलाइज करोगे। हम रेट नहीं निकाल रहे तो हम सीधा बोल देते 15 लाख के एंगल से, क्योंकि ब्याज टोटल कितना 15 लाख, तो हम प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे। अगर आप रेट से जाना चाहते हो तो यहां पता है रेट कितना बनता है, 15 लाख डिवाइडेड बाय 126 लाख का परसेंट, वो आपका डेसिमल में आता है 11.90476% करके कुछ ऐसा है। रेट निकालोगे तो फिर आप वो रेट करोगे, बट आपको एक बात याद रखना, प्रोपोर्शनेट करना जरूरी है। बिकॉज आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि आपके पास में जितना इंटरेस्ट है, जितना एक्चुअल इंटरेस्ट है 15 लाख, क्या उससे ज्यादा कैपिटलाइज कर सकते हो, नहीं ना। अब कुछ पैसे तो अपने भी लगाए, तो आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो बस वही चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि हम हर का यूनिटी मेथड कर रहे हैं कि टोटल 15 लाख का इंटरेस्ट जो है वो 126 लाख की बोरिंग पे बना हुआ है। हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं भाई वो तो टोटल में 400 लाख का खर्चा किया, उसमें से 90 लाख है, तो वो प्रोपोर्शनेट होता जाएगा, जिससे आपके पास ये टोटल इंटरेस्ट 15 लाख डिवाइड होगा। तो हम इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं, 15 लाख के इंटरेस्ट को इस रेशियो में बांट रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो 15 लाख का टोटल इंटरेस्ट है ना, हमारा टोटल इंटरेस्ट है वो इन एसेट्स की रेशियो में बांट दिया। सिंपल, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं, सरल शब्दों में बोलूं तो वो हमने किया है, वो हमने किया। अगर आप रेट निकाल के भी लाएंगे तो रेट से वही होगा, फिर वो पहले 126 लाख को डिवाइड करोगे इस रेशियो में और फिर उसके ऊपर रेट लगाओगे। बात वही है कि आप क्या करोगे, 126 लाख की बोरिंग को इस रेशियो में डिवाइड करोगे, फिर इनटू रेट लगाओगे। हमने क्या किया, सीधा 15 लाख को डिवाइड कर दिया। वन एंड द सेम थिंग है, जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम आएगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा, जो इन दोनों तीनों का, ये तो क्वालिफाइंग एसेट है, बिल्डिंग प्लांट मशीन फैक्ट्री, बट फर्नीचर क्वालिफाइंग नहीं है, वो बना बनाया खरीदा था, तो उसका इंटरेस्ट पीएल में जाना है। तो ये आपका कैपिटलाइज होना है, ये आपका पीएल में जाना है। ये तभी ऊपर लिखा है 1335, देखो यहाँ कैपिटलाइज वाले में, नॉन स्पेसिफिक का कैपिटलाइज होना है टोटल, और ये वाला जो पीएनएल में जाना है वो आपका फर्नीचर वाला था 165। ठीक है ना। बस यहाँ ध्यान क्या रखना है, ऐसा नहीं है कि जो जल्दबाजी में करते हैं हम लोग क्या कि टोटल खर्चा इनटू सीधा रेट लगा दो, वो मत कर देना कि जितना आपने स्पेंड किया आप बोलो इसी पे मैं रेट लगा दूंगा, इन पे 11.90 करके नहीं। पहले आपको प्रोपोर्शनेट टू द बोरिंग लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग ही कम है, एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा है। भाई अपने पैसे भी तो लगाए होंगे ना, तो इस वजह से तो आपके वो ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन ईजी था, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है जो लेक्चर्स में किया जाता है। देन अगला जो क्वेश्चन आता है, कहते हैं आरएमसी लिमिटेड ऑपरेट अ डिफाइंड रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान ऑन बिहाफ ऑफ इट्स करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज। तो डिफाइंड रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान की लेके बात हो रही है, तो ये आपका AS15 का क्वेश्चन है। इट रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम द एक्चुअरीज रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन लेवल एंड ओवरऑल लायबिलिटीज ऑफ द प्लान टू पे बेनिफिट। ठीक है, कहते हैं 1 अप्रैल 24 को, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट डे, कहते हैं एक्चुअरीज ने एडवाइस किया कि फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट जो थी, ओपनिंग प्लान एसेट बेटा कितने हैं, 25 लाख के। 30 सितंबर को, मतलब इफेक्टिवली 6 महीने बाद डॉट, बेनिफिट्स पे आउट कितने करे बेटा 475, और कंट्रीब्यूशन और कितना डाला 1225। तो इतना कंट्रीब्यूशन और डाला और इतने के पेड आउट करे, तो इतने के ऑब्वियसली अपने प्लान एसेट्स अपने पास में रिलाइज करे। ठीक है ना। ईयर एंड पे एक्चुअलीज ने असेस करी प्रेजेंट वैल्यू, जो ऑब्लिगेशन, जो लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। सेम डे पे जो फेयर वैल्यू प्लान एसेट्स की वो इतनी है। लॉस जो हो रहा है एक्चुअल लॉस ऑब्लिगेशन के ऊपर वो 15,000 है। कहते हैं 1 अप्रैल 24 को एस्टिमेट्स करें बेस्ड ऑन दी स्टडीज वगैरह। ये आपके पास इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वगैरह आपका 9.75% रियलाइज गेन, ये वो एक्सपेक्टेड रिटर्न बेटा ये है सब कर कराने के बाद। और ये आपके पास इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये क्वेश्चन आपके पास दे ही रहा और ये मान के भी चलते नहीं भी देता, जो हमारा ऐसे ही क्वेश्चन में। ठीक है ना। कह रहे हैं आप बता दो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न। देखो एक्चुअल रिटर्न तो बहुत ही आसान है,
क्योंकि एक्चुअल रिटर्न के लिए पता है क्या करना है आपको, क्या चाहिए, प्लान एसेट्स का ओपनिंग, कितना कंट्रीब्यूशन डाला, कितना बेनिफिट्स पेड आउट है, क्लोजिंग, और आपका एक्चुअल रिटर्न आ जाएगी। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं एक्चुअल रिटर्न की बात करूं तो देखो ना, एक्चुअल रिटर्न के लिए तो क्या ओपनिंग प्लान एसेट्स कितने बेटा, ओपनिंग है 25 लाख के, तो ओपनिंग है 25 लाख, आपने और कितना कंट्रीब्यूशन डाला 1225, कितना बेनिफिट पेड आउट है 4.75, तो ये आपके एक प्रकार से नॉर्मल तरीके से क्लोजिंग होता 3250, ठीक है ना। पर हमारा क्लोजिंग है कितना, एक्चुअल में क्लोजिंग वैल्यू है 3750 फेयर वैल्यू। तो क्लोजिंग अगर 3750, आप इसे अकाउंट में बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ, जैसे मर्जी कर सकते हो, तो आपके पास में रिटर्न कितनी होगी इन दोनों का डिफरेंस, विच इज 5 लाख, विच इज 5 लाख। तो ये आपके पास आ जाएगा, तो 5 लाख की तो आपके पास में एक्चुअल रिटर्न है। ये देखो वही स्टेटमेंट फॉर्म में प्लस माइनस करके दिखा दिया गया आपके पास, ठीक है ना, वो ऐसे ही करे प्लस माइनस आप जो करके, तो 5 लाख है आपके एक्चुअल रिटर्न। आप अकाउंट बनाओ, स्टेटमेंट करो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि रिटर्न ऑन प्लान एसेट की बात करें तो जो डीबीओ की लायबिलिटी है बेटा उसका कोई लेना देना नहीं है, इस एक्चुअल लॉस का डीबीओ का जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा, प्लान एसेट की बात कर रहा है। मेन आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ना एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या करना है, आपने देखना है कि ओपनिंग प्लान एसेट्स कितने थे, उस पे तो पूरे साल की रिटर्न आएगी, तो 25 लाख पे क्या लगेगा बेटा, 10.25% ये इफेक्टिव रेट है, ये इफेक्टिव रेट है, तो सीधा 25 लाख पे कर दो, तो 25 लाख पे तो सीधा आपका 10.25% हो जाएगा इतना। दूसरा है, अब जो पैसे और डाले, कब डाले, 6 महीने बाद, इसमें नेट कितना हुआ, सर इतना कंट्रीब्यूशन किया, इतना आपने विड्रॉ किया, तो नेट कितना हो गया 1225 माइनस 475, तो 7,50,000। अब ये 750 पे क्या करना है सर, 6 महीने का लगाना है, 6/12, तो 750 पे 6/12 करना है। बट सवाल उठा रेट क्या लेंगे, क्या आप 10.25% करेंगे, नहीं, क्योंकि वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली करने के बाद था। ये इफेक्टिव रेट है, जो आपका एक्चुअल रेट है ना वो पता है कितना है, आपका निकालने का तरीका सिखाया हुआ मैंने, अंडर रूट ऑफ 1.1025 आपके पास में, तो 1.1025 भाई आपके पास में करेंगे -1, तो ये बना है 1.05 -1, तो ये आपका 5% रेट बनता है 6 मंथ्स का। इट मीन्स हमारा जो सही मायने में रेट है वो है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दिस इज योर रेट, दिस इज योर रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये हमारा इफेक्टिव रेट दिया होता है 10.25%। ये हम अपने पास क्वेश्चन जो इवन इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं स्टडी मेट में, उसमें बात करते हैं इफेक्टिव रेट निकालना भी सिखाया हुआ है, ये मैथ्स के हिसाब से। आप अगर देखोगे 100 रुपए पे पहले 6 महीने का रेट लगाओगे 10% के हिसाब से 105 वैल्यू बनेगी, 10% पूरे साल का 6 महीने का 5 हो गया। अब उस 105 पे दोबारा रेट लगाओगे तो वो बढ़ के इतनी वैल्यू बन जाएगी जिससे इफेक्टिव रेट ही आएगा, तो पूरे साल का इतना बनता है। तो जब आप 6 महीने की वैल्यू पे लगाओगे ना, तो 6 महीने की वैल्यू पे क्या करना पड़ेगा बेटा, 5% इसलिए हो रहा है, तो 5% हो रहा है आपके पास में, इंटू 5% बोल दो या इंटू 10% बोल दो, तो ये आपके पास सीधा ही 5% किया हुआ है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि 10% अगर इंटू 10% करोगे तो 6/12 करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा बोल दो 5% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना, जो आपका एनुअली के हिसाब से निकला हुआ है। बस ध्यान देने वाला बात ये है, आप इसमें ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ 10.25 करूंगा, बस वो गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट द कंपाउंडिंग एनुअली वाला या डायरेक्ट रेट है, ये आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली की वजह से है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की वजह से है। तो ये हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपका निकल के क्या आ जाएगा बेटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी प्लान एसेट्स। इसमें ध्यान देने वाला ये था जो हम अपने पास सीखते भी है, ठीक है ना, ये वही वाला पॉइंट है जो हमने अपने पास सीखा होता है, क्वेश्चन में किया होता है, ठीक है जी, यस सर। फिर अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा वो क्या जरा देखेंगे। क्वेश्चन ने बोला है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ पी लिमिटेड। उसने क्या किया बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है आपको 31 मार्च 24 का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया 31 मार्च 25 का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया फेस वैल्यू 5 रुपीज के हिसाब से, आउटस्टैंडिंग आपका 31 मार्च 24, ठीक है जी। टैक्स रेट कितना है बेटा, उसने बता दिया 20%, तो एक्चुअली ना आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 20% माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसने बोला 1 जून को डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया राइट इशू, जो इंटाइटल करते हैं होल्डर्स को 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड बाय देम एट 20 पर शेयर, तो 1 for 6 का राइट इशू है, 20 रुपए पे दे रहे हैं। लास्ट डेट क्या है वैसे 30 जून है, तो पैसा एक्चुअली में इस दिन आना है, ठीक है ना। राइट इशू सब्सक्राइब पूरा हुआ, फेयर वैल्यू जो शेयर की है इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट बेसिकली कितनी थी 25 रुपए, तो फेयर वैल्यू आपके पास जो दे रहा है एक तरीके से जो कम राइट है वो बेटा आपका 25 रुपए दे रहा है। हम दे कितने पे रहे, इशू कितने में कर रहे हैं 20 रुपए का,
हमसे क्या कह रहा है, आप कैलकुलेट करो बेसिक अर्निंग पर शेयर AS20 टू बी रिपोर्टेड आपके पास इस साल का, इंक्लूडिंग कंपेरेटिव बेसिकली फॉर द पिछले साल का AS20 के हिसाब से। तो करंट ईयर का निकालो और कंपेरेटिव का पिछले साल। क्यों? क्योंकि जब भी राइट इशू आता है तो एक तरीके से जो मैं आपके साथ लेक्चर में हम सीखते हैं, हमारे पास बेटा क्योंकि कुछ शेयर सस्ते पे जा रहे हैं तो वो बोनस वाला एलिमेंट आ जाता है जिसके लिए डेट रेलिवेंट नहीं होती, तो वो वाला पॉइंट है कि यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्विंग देखेंगे, सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट है ना उन दोनों में 20-20% माइनस कर देना, क्योंकि वो बिफोर टैक्स दिया पहले। तो 25 लाख में 20% माइनस करेंगे ना, वो करके दिया हुआ लास्ट ईयर का 20 लाख, और ये कितना था 3250। तो 3250 में आप करेंगे माइनस 20%, तो इतना बना। तो आपका सही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? इतना है। तो लास्ट ईयर का जो एक्चुअल EPS बना होगा, लास्ट ईयर का एक्चुअल 2024 का, वो इतना था, 12 लाख शेयर तो ये था, क्योंकि लास्ट ईयर तो कुछ था नहीं। तो लास्ट ईयर का जो एक्चुअली रिपोर्ट हुआ। अब आते हैं करंट ईयर में। करंट ईयर में जब राइट इशू आ रहा है तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे फेयर वैल्यू एक्स राइट आपको निकालनी है। अब फेयर वैल्यू एक्स राइट इज नथिंग बट एवरेज प्राइस। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनो, 12 लाख शेयर्स की आज की वर्थ कितनी है? 12 लाख शेयर्स की आज की वर्थ है 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना। तो 12 लाख शेयर, नए शेयर कितने दे रहे हो सर? 1/6 के हिसाब से, तो 2 लाख शेयर हो गए। 12 लाख इंटू 1/6, तो 2 लाख शेयर। उनको कितने पे इशू कर रहे हैं? 20 रुपए पे। तो हमारे पास क्या होगा, 2 लाख शेयर 20 रुपए पे इशू करें, टोटल डिवाइड बाय टोटल शेयर, तो ये कितना बन गया? वेटेड एवरेज प्राइस, एक तरीके से थ्योरेटिकल एक्स राइट बोलते हैं जिसे, 24.29। अब इसके बाद इंस्टीट्यूट वो एडजस्टमेंट फैक्टर से करता है, मैं थोड़ा आसान तरीके से और चलता हूँ। मैं क्या कहता हूँ आप लोगों को, एक काम करो, आप क्या करो, इसके बाद निकालो बेटा पेड पार्ट और बोनस पार्ट। पेड पार्ट और बोनस पार्ट का मतलब क्या होता है, कितने शेयर्स के पूरे पैसे मिले, कितने शेयर्स एक प्रकार से मुफ्त से दिए, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग से आपका ईजी होता है। ये एडजस्टमेंट फैक्टर वाले की अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को कंफ्यूजन आती है। पेड पार्ट का मतलब है एक्चुअली में आपने कितने शेयर्स इशू करे। सर एक्चुअली में हमने शेयर्स इशू करे 2 लाख, कितने रुपए पे? 20 रुपए पे। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एवरेज प्राइस कितने शेयर बनते हैं, कि अगर मैं 24.29 जो एवरेज प्राइस बन रहा है उसके नजरिए से आपने कितने शेयर्स के पूरे पैसे आए, तो 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 24.29, तो बनते हैं 164,676 पॉइंट वो करके, तो 677 हो गया। और बोनस पार्ट है टोटल शेयर्स आपके जो मुफ्त के हैं, जो बचे हुए हैं, मतलब इन शेयर्स के इफेक्टिवली कुछ पैसे नहीं है, हम कह रहे हैं कुछ शेयर्स के पूरे पैसे और बाकी शेयर मुफ्त के हैं, 35323। अब एक चीज याद रखनी होती है, जो पेड पार्ट है उसके लिए डेट रेलिवेंट है, जो बोनस पार्ट है उसके लिए डेट रेलिवेंट नहीं है। अब जब आप EPS निकालोगे, सबसे पहले जो हमारे पास बेटा पिछले साल का निकलना है उसमें तो सिर्फ बोनस ऐड कर देना। तो बोनस जब ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, 20 लाख का आपका प्रॉफिट था, 12 लाख आपके शेयर्स वैसे थे जो एक्चुअल थी, प्लस जो बोनस वाले हैं 35323। तो आप चेक कर लीजिए क्या आपके पास में यही जो आंसर आ रहा है 35323 1.619, तो यही आ रहा है। यस सर, 1.62 आ रहा है, ठीक है ना। ये लास्ट ईयर का 2024 का, ये कौन सा बोला जाता है, एडजस्टेड या रीस्टेटेड बोलते हैं इसे, एडजस्टेड EPS, जो कंपैरिजन के लिए आपके पास आ रहा है। और जो 2025 का एक्चुअल EPS है वो कैसे निकलेगा बेटा? सर इस साल का प्रॉफिट कितना है? 26 लाख। अब इसमें क्या करना है सर, 12 लाख शेयर तो फर्स्ट डे से आउटस्टैंडिंग है, तो 12 लाख पूरे साल आने हैं, बोनस भी पूरे साल आना है, 35323। हाँ, जो आपके पास राइट इशू वाले शेयर थे कितने, 164,677, कितने थे, 164,677। उन पे क्या लगेंगे, डेट इज रेलिवेंट। तो हमने कब इशू करे थे बेटा, पैसे कब आए थे सर, 30 जून को। तो 30 जून से लेकर साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 9/12 कर देंगे। क्या कर देंगे, 9/12। उनके लिए डेट रेलिवेंट है, बोनस के लिए डेट रेलिवेंट नहीं है। तो जब आप ये करेंगे तो आप चेक कर लीजिए, 164,677 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 35323 प्लस 12 लाख 1358,830। तो ये आपके पास आप जब करेंगे तो ये बनेगा 26 लाख डिवाइडेड बाय 1358,831 करके आ रहा है, ठीक है ना। तो बनेगा 1.9176, तो 1.9176 बोल दो या 1.918 ऐसे कर दो या 1.92 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो चेक कर लेंगे अपने पास में, वो थोड़ा सा डेसिमल्स का फर्क आएगा बेटा, वो एडजस्टमेंट फैक्टर से करते हो ना,
इस वाले से, तो भी वो आप रोक ही रहे हो डेसिमल पे, वो वैसे आ जाएगा। तो एक बार से कैलकुलेशन देख लेना, 164677, मैं डिनोमिनेटर देख लेता हूँ क्या आपके पास में यही है, 1358 831, यस। तो यही आपके पास वैल्यूज बनेगी। जिस तरीके से हम सीखते हैं वो आपके पास पेड पार्ट बोनस पार्ट करके जो हम करते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आपके पास आंसर वगैरह सारा मैच करके हमारे पास जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। नाउ चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है जरा एक बार पढ़े। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 बेटा बिजनेस ऑफ एमए लिमिटेड कह रहा है कॉन्टिन्यूसली लॉसेस पे चल रहा है। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट दे रखे बैलेंस शीट की कंपनी के 31 मार्च 25 के, पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, अभी पढ़ेंगे। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एग्री अपॉन हुई है ड्यूली अप्रूव बाय द कोर्ट। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रहा है, रिकंस्ट्रक्शन है। आपको क्या क्या दे रहे हैं, पूरे पॉइंट दे रहे हैं, क्या करके पढ़ेंगे। जर्नल एंट्रीज मांग रहा है इन द कंपनी बुक्स एंड प्रिपेयर दी आपके रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और रिवाइज शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर मांग रहे हैं इन द नोट्स अकाउंट। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट नहीं मांगी, सिर्फ शेयर कैपिटल का मांग रहा है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिखा है तो प्लीज एंट्रीज में रिकंस्ट्रक्शन यूज करना, कैपिटल रिडक्शन मत यूज करना, मैं बता देता हूँ। और जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं हमारे पास बैलेंस शीट दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन के लिए हम क्या बोलते हैं सर, पॉइंट पढ़ते जाओ एंट्री डालते जाओ, सिंपल तरीका। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट कर दो 20,000 शेयर्स और 50 इज फुली पेड। अभी इक्विटी कितनी है, 10,000 शेयर्स है 100 वाले 10 लाख के। तो मुझे बताओ अगर डबल शेयर कर दिया और आधी वैल्यू कर दी तो सब डिवीजन हो गया। दिस इज नॉट रिडक्शन, दिस इज सब डिवीजन। 10,000 शेयर 100 वाले हैं, तुम्हें शेयर डबल कर दिए, प्राइस आधा हो गया, तो तुम्हारी वैल्यू थोड़ा ना कम करिए। मतलब तुम्हारे पास मान लो एक 100 रुपए का नोट है, मैंने तुमसे वो ले लिया और तुम्हें 2 नोट दे दिए 50-50 के, तो इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, सब डिवीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ एंट्री क्या बनती है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू 100 रुपए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू 50 रुपए, 10 लाख 10 लाख। पहले भी उतना ही था, अब भी उतना है। पहले पर 10,000 शेयर थे 100 वाले, अब 20,000 शेयर है 50 वाले, ठीक है ना। फिर कहते हैं सब डिवीजन के बाद खुद ही लिख दिया, देखो हर शेयर होल्डर सरेंडर करेगा कंपनी को 60% अपनी होल्डिंग। तो सरेंडर वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ गया, वो अपने शेयर कंपनी को दे रहा है। तो हमें अब पार्किंग कहाँ करते हैं, कैपिटल तो कम हो जाएगी, बट अभी के लिए उसमें नहीं जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अभी ये इकट्ठा होगा कहाँ पे, शेयर सरेंडर अकाउंट में। तो 60% मतलब आपका 10 लाख का 60%, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर अकाउंट, आपके पास आ जाएगा बेटा 10 लाख का 60%, 6 लाख, ठीक है ना। फिर उसने बोला प्रेफरेंस होल्डर्स एग्री टू फॉरगो द राइट टू एरियर्स ऑफ डिविडेंड। तो उनका बेटा डिविडेंड ऑन एरियर्स था कितने सालों का, 3 साल का। अब ये तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, उन्होंने बोला हम फॉरगो करते हैं, तो भाई इसकी तो नो एंट्री, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वेव्ड, नो एंट्री, ठीक है ना। इन कंसिडरेशन ऑफ विच 8% प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करा दिया 9% में, तो कह रहा है कंटिजेंट लायबिलिटी तो वेव्ड, उसकी नो एंट्री। और ये 8% वाले जो है ना 4 लाख के, इनके बदले 9% दे दिए, तो बस सिंपल एंट्री, कोई रिडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो 8% टू 9% 4 लाख, तो 8% डेबिट हो गया प्रेफरेंशियल कैपिटल टू 9% प्रेफरेंशियल कैपिटल आ गया 4 लाख, सिंपल। यहाँ कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वेव्ड की नो एंट्री, वो आप अलग से बता दीजिए। फिर कहता है जो ट्रेड पेबल्स है दे एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 60%, 60% से कम कर रहे हैं इन कंसिडरेशन, उसके बदले क्या दे रहे हैं उन्हें, गेटिंग शेयर्स ऑफ 1,50,000 आउट ऑफ द सरेंडर्ड इक्विटी शेयर्स। उन्हें सरेंडर वाले शेयर दे रहे हैं। तो बेटा जब सरेंडर्ड इक्विटी शेयर देते हैं ना, तो उसमें 2 एंट्रीज चलते हैं किसी लायबिलिटी के लिए, पहले शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर जितने से लायबिलिटी कम होने, तो ट्रेड पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन। तो आप देखो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो आ गया 1.5 लाख रुपए, और लायबिलिटी कितने से कम हो रही है, 60% से। तो लायबिलिटी कितने की ट्रेड पेबल, सर ट्रेड पेबल है 4,10,000 के। अब 4,10,000 का 60% कम हो रहा है, तो 4,10,000 का 60% बन जाएगा, आप देखेंगे 246। तो ट्रेड पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 246, बिल्कुल ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जी जो टोटल क्लेम है डिवेंचर होल्डर्स का, जो पूरा टोटल क्लेम में हमेशा याद रखना, अगर बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट से लेना मत भूलना, टोटल क्लेम बोल रहा है वो, उनको रिड्यूस कर दिया 240%। बेटा 240% का मतलब वही है जो ऊपर था बाय 60%। भाई 40% पे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 60% से कम कर रहे हैं। एंड इन कंसिडरेशन उसके बदले क्या दे रहे हैं उनको जो कम कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे 1 लाख रुपए के, जो कन्वर्ट करेंगे वे सरेंडर शेयर से। तो उनको सरेंडर वाले शेयर दे रहे हैं, पर उनको शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा 1 लाख। तो शेयर सरेंडर टू बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाल दिया एक, तो 1 लाख, ठीक है पहले तो।
और लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है उनकी 60% से कम हो रही है। तो अब डिबेंचर्स कितने के बेटा 2 लाख के, और उनका कोई इंटरेस्ट भी है 60,000 का। अभी दोनों चीज़ें 60% से कम होगी, 2 लाख और 60,000 का। तो आपके पास में डिबेंचर्स 2 लाख का 60% और इंटरेस्ट 60,000 का 60%, 36,000 टू रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो जितने से लाइबिलिटी कम हुई उतने से लाइबिलिटी डेबिट होकर टू रिकंस्ट्रक्शन, और जितने के सरेंडर शेयर थे शेयर सरेंडर टू इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस बोला तो प्रेफरेंस, ठीक है ना। फिर आपके पास क्या बोल रहे हैं बेटा, एसेट्स की वैल्यू बता रहे हैं तो लास्ट में रोल आ जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा बोल रहे हैं बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कितने हुए 10,000, तो सिंपल एंट्री रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 10,000। तो एंट्री देख लेते कहाँ पे डली हुई, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, ये रही 11th नंबर पे है, वो ऊपर नीचे कर रखे उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सीक्वेंस में जैसे मर्जी डाल दो। रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक एंट्री आनी 10,000, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स ने फॉरगो किया अपना अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, तो डायरेक्टर्स का एक लोन है अनसिक्योर्ड, कहता है हम भूल जाते हैं अपना लोन, कंपनी के लिए इतना तो कुर्बान कर ही सकते हैं, तो ये रहा लोन कितने का 80,000 का। तो अनसिक्योर्ड लोन टू रिकंस्ट्रक्शन, ये रहा वो एंट्री, अनसिक्योर्ड लोन डायरेक्टर टू रिकंस्ट्रक्शन 80,000, ठीक है ना। फिर कहता है जो बैलेंस पीएल का राइट ऑफ करने है तो लास्ट में कर देंगे। फर्दर 8,000 शेयर इशू करे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फॉर इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपिटल, इशू पूरा सब्सक्राइब्ड एंड पेड था। बस यहाँ पे बच्चा गलती क्या करते हैं बताता हूँ, देखो 8,000 शेयर है उसमें कोई दिक्कत नहीं, इनटू क्या करोगे कितने रुपए का शेयर है, तो बच्चा ना जल्दबाजी में बैलेंस शीट पे ही देख लेते हैं, वो कहता है 100 रुपये का शेयर है, वो गलत हो जाता है। बेटा आप अपना शेयर 50 पे ले गए थे, प्लीज ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती होती ही होती है। तो हमारा शेयर है 50 के हिसाब से, तो 8,000 इंटू 50 के हिसाब से एंट्री डलेगी बैंक टू शेयर कैपिटल। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 8,000 इंटू 50, 4 लाख, ठीक है ना, ये सर। फिर अगला पॉइंट, जो सरेंडर शेयर से इन्हें री इशू नहीं किया उन्हें कैंसिल कर दो, तो वो तो कैंसिल ना भी बोलता तो भी हम करते ही है लास्ट में स्कीम के। तो आप देखो ना टोटल सरेंडर शेयर्स कितने थे बेटा सर, 6 लाख के थे, 6 लाख में से कितने के यूज हुए, एक 150 के और एक आपके पास 1 लाख के, तो 150 और 1 लाख यूज हो गए, तो बाकी कैंसिल कर दो। तो आपके पास 6 लाख में से 150 और 1 लाख यूज हो गए थे इक्विटी और प्रेफरेंस कन्वर्ट करके जो दे दिए थे, तो बाकी आपके कैंसिल कर दिए, तो 3.5 लाख आ गया शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब बात आती है बेटा जो राइट ऑफ्स की है, तो हमारे पास उसने बोला है बैलेंस पीएल का पूरा राइट ऑफ कर दो, वो तो करना ही है, स्कीम का मेन पार्ट ही होता है। तो पीएल कितना था बेटा, ये रहा, वो एसेट साइड पे करके दिया हुआ है, ये नहीं करके दिया हुआ नेगेटिव आइटम के तौर पे 325, एक तो ये पूरा राइट ऑफ कर दो, टू पीएल 325। फिर एक एक एसेट की वर्थ देख लो, उसने दे रखी है वैल्यू कितनी लगानी है, फिक्स एसेट की 440, तो फिक्स एसेट थे कितने के 650 के, तो 650 से 440 लेके आना है, तो बेटा डिफरेंस की एंट्री डालते जाएंगे, 650 माइनस 440 2,10,000, देखते चलो 2 PP। फिर अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लगाई 2 लाख, इन्वेस्टमेंट्स है कितने की 255, तो 255 माइनस 2,55,000, ठीक है जी। फिर वर्थ आ गई अगली किसकी, ट्रेड रिसेबल की 250, तो ट्रेड रिसेबल कितने के 340, 340 वालों की 250 वर्थ लगाई, तो 90 से कम करना पड़ेगा, टू ट्रेड रिसेबल 90। और फिर आपके पास एक आ गया स्टॉक 450, तो स्टॉक की वैल्यू कितने लगा रहे 450 है, स्टॉक कितने का 510 का, 510 वाले की वैल्यू 450 लगाओगे तो कितना बना 60 से कम करना पड़ेगा। लो जी ये सारे राइट ऑफ्स हो गए, डेबिट हो गया। अब क्या करना है, अब तो आपका क्लरिकल काम है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ, आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो बैलेंस कितने कैपिटल रिजर्व में आएगा 82, ये तो अकाउंट बना के बैलेंस निकल जाएगा ना, तो चेक कर लेंगे आपका कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर होता है। और एक उसने बोला था शेयर कैपिटल का नोट बना दो, तो बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा शेयर कैपिटल का नोट मैं बोलूँगा डिफरेंट तरीके से थी, आपको तो एक्चुअल शेयर जानने, आपको कहानी नहीं सुनानी, कितने शेयर है वो दिखाने होते हैं। तो यहाँ तो इन्हें स्टार्टिंग से शुरू हो गए, 10,000 शेयर 100 वाले थे, उनको 20,000 50 में किया, फिर सरेंडर करे 12,000 आपके पास में, तो बचे इतने रह गए। फिर हमने जो आपके पास में ट्रेड पेपर वालों को दिए थे 1.5 लाख के, वो आ गए। फिर आपके पास में 8,000 आपके पास जो फुली पेड जो पब्लिक को दिए, तो 8 पहले से बचे रह गए थे, 3,000 जो क्रिएटर्स को दिए और 8,000 वो, तो टोटल कितने हैं 19,000। तो एक्चुअली में आपके पता है सीधा ही आपको तो ये दिखाना है, ये लिखना है 19,000 शेयर, और उसमें बता देना है इतने अदर देन कैश वाले, ठीक है ना, जो हमारे पास 3,000 वाले थे वो अदर देन कैश है। और प्रेफरेंस जो हमने दिए थे डिवेंचर वालों को वो आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो आपके पास जो डिवेंचर वालों को दिए थे 10,000 10 वाले, और एक जो बैलेंस शीट में दिख रहे थे उनको हमने 40,000 10 वालों को क्या किया था 9% के दे दिए थे ना पहली दूसरी एंट्री में, तो वो आपके पास एज इट इज़ है, वो अदर देन कैश नहीं थे, तुम्हारे पास ये है। तुम्हारी अगर टोटल कैपिटल देखोगे तो ये है प्रेफरेंस की वैल्यू और ये है इक्विटी की वैल्यू,
आपको ये कहानी स्टार्टिंग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है 19,000 शेयर 50 वाले, उसके अंदर 3,000 अदर देन कैश है जो हमने क्रेडिटर्स को दिए थे, ठीक है ना, सरेंडर करके। और फिर आपके पास ये इतने आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, वो भी आप इकट्ठे करके लिख देंगे 50,000 सीधा ही, उसमें 10,000 अदर देन कैश है, तो हमारे पास वो टोटल कैपिटल बन जाएगी। वो तो उन्होंने पूरी कहानी करके लिख दी, वो ऐसे नहीं हम लिखते, ये थोड़ा ना इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन में करके दिखाता है वैसे करेंगे, वो कई बार ऐसे करके, हम तो एक्चुअल शेयर्स लिखेंगे ना, ठीक है ना। तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी बात। यस सर। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या दी गई है बेटा, बैलेंस शीट दी गई है पी लिमिटेड की 31 मार्च 2025 की। वैल्यूज किसमें बेटा, इन लैक्स है, वैल्यूज किसमें बेटा, इन लैक्स है। इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड करके दे रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी वगैरह करके बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट दे दिए पूरे के पूरे। आपसे कह रहे हैं कंसिडरिंग द लार्ज सरप्लस फंड्स अवेलेबल एट द डिस्पोजल, बायबैक, बायबैक करने की बात आ गई। 30 लाख इक्विटी शेयर्स करेंगे 1 अप्रैल 25 को, प्रीवेलिंग आज की मार्केट वैल्यू कंपनी के शेयर के 16 रुपये पैसे। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वो अपना शेयर दे, डिसाइड किया कि हम उन्हें 25% ज़्यादा मार्केट पे ऑफर करेंगे, तो 16 में 25% ऐड करके देंगे जो ऑफर करेंगे, तो ये बन गया 4 पे, तो मतलब 20 रुपये इज द बायबैक प्राइस। तो हम कितने में ऑफर कर रहे हैं, 20 रुपये में, जबकि हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। 10 रुपये का शेयर है, बायबैक प्राइस 20 रुपये लेना है, ठीक है ना। कहते हैं बायबैक इज ड्यूली ऑथराइज बाय आर्टिकल्स, रेजोल्यूशन पास किया गया है। आपसे कह रहे हैं कमेंट करो विद योर कैलकुलेशंस, क्या बायबैक इज विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, और अगर है तो एंट्रीज डाल देना, 7 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर में हमें सिंपली क्या है, 3 टेस्ट कंडीशंस लगानी है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अगर वो लगा दिया आंसर आ जाएगा, और उसके बाद में हमें देखना 30,000 जो एक्चुअली वो सोच रहे 30 लाख शेयर्स, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं कंडीशंस पूरी करने के बाद तो एंट्रीज डाल देना, ठीक है ना। तो एक एक करके टेस्ट लगाना है। तो पहले देखो, पहला है शेयर आउटस्टैंडिंग, टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं सर, हमारे 150 लाख शेयर है, उसका 25% सीधा ही हो जाएगा। तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 150 लाख शेयर का 25% कितना हो गया, 37.5 लाख, ये तो सबसे आसान है। अगला कौन सा है, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25%। देखो तो पेड अप कैपिटल में 1500 है, कैपिटल रिजर्व नहीं आता, सिक्योरिटी पे मीन्स फ्री रिजर्व फॉर दी बायबैक, वैसे नहीं होता पर बायबैक के लिए, ये नहीं है, ये है, ये है। तो 300, 1800 और 150, तो 300, 1800 और 150 ये आ गए, और पेड अप कैपिटल, तो ये टोटल हुआ। इसका 25% क्या है शेयर होल्डर फंड का, डिवाइड किससे करोगे, बायबैक प्राइस से। 20 रुपये बायबैक प्राइस जो निकाला था अभी मैंने बताया था, 16 रुपये में 25% ऐड करके, तो डिवाइड करेंगे तो इतने शेयर बन जाएंगे 46.875। ये हमारा सेकंड टेस्ट लग गया। तो पहले टेस्ट से इतने थे, दूसरे टेस्ट से 46.7, यहाँ ना समरी भी बनी होगी, वहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। देखो पहले टेस्ट से आया, दूसरे टेस्ट से आया, अब आया तीसरा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। वो क्या बोलता है, वो बोलता है सिंपली कि डेट ओवर इक्विटी इज टू बी लेस देन इक्वल टू 2/1 आफ्टर बायबैक, और एक अब है आफ्टर बायबैक। इससे ये चीज निकल के आती है कि इक्विटी इज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेट का हाफ, मतलब मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी होनी चाहिए, डेट का आधा, डेट का आधा। अब यहां पर में बेटा, तो हमारे पास में डेट में क्या क्या है सर, देखो डेट के अंदर एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है 3450 की, जिसके अंदर में क्या क्या डिवेंचर है और आपके पास में चीज़ें आ रही है, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग है और बाकी चीज़ें। अच्छा, फिर हमारी करंट लायबिलिटीज में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो ये भी आता है, यस, तो डेट हमारा ये है। ट्रेड पेबल आता है, जनरली नो, ट्रेड पेबल नहीं आता। तो हमारे पास 3450 और 1980, तो 3450 और 1980 कितना बना, देखोगे तो ये आ गया डेट। इसका आधा करेंगे तो इक्विटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक 5430 डिवाइड बाय 2, तो 2715, ये है आफ्टर बायबैक। और आज प्रेजेंट इक्विटी कितनी है बेटा, ये हमारे टेस्ट 2 से देखा करो। इक्विटी का मतलब क्या, कैपिटल प्लस रिजर्व, वो है आज ये 3750। तो आज है हमारी 3750, बाद में कम से कम कितनी चाहिए, 2715। अब इसी से हमारी इक्वेशन बनती है। देखो आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, और हम एक शॉर्टकट भी सीखते हैं, वही यहाँ पे आपके पास दोनों दे दिए, मतलब यहाँ तो इंस्टीट्यूट ने दोनों ही बोल दिया, बच्चा कैसे पढ़े। एक तरीका होता है, आप बोलते हो यार साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, कि CRR में x जाएगा, बायबैक y है, तो एक तरीका क्या है, आप बोलते हो CRR इक्वल टू एक्स,
और बायबैक में जाएगा y, मतलब जो बायबैक अमाउंट है। तो आपकी पहली इक्वेशन बनती है कि 3750 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2715। एक तो ये है, और एक है y और x का रिलेशन, क्योंकि CRR में जाती है फेस वैल्यू, तो वो तो 10 रुपये के एंगल से, बायबैक का प्राइस है 20 रुपये, तो आपके पास में क्या होगा y इक्वल टू 2x, क्योंकि फेस वैल्यू तो 10 है जबकि बायबैक है। तो आप सॉल्विंग करके निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, सीधा ही आप अपने पास में, मतलब इसमें x और y आएगा और डिवाइड कर दोगे 10 और 20 से, तो शेयर आ जाएगी। दूसरा तरीका है, आप सीधा डिफरेंस लो, विच इज प्रेजेंट इक्विटी माइनस, बाद में कितनी होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। तो बायबैक प्राइस कितना है 20, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 3750 माइनस 2715, 1035 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइड बाय 30, 34.5। सर ये ऐसा क्यों करते हैं बेटा, लॉजिक हम लेक्चर में सीखते हैं, क्योंकि आपकी इक्विटी जो कम होनी है, जो आपकी इक्विटी कम होनी है वो कितने से होनी है, देखो एक तो आपकी जितने से बायबैक करोगे क्योंकि कैपिटल कम होगी, जो प्रीमियम बायबैक और राइट ऑफ होगा, और एक आपकी 10 रुपये भी पर शेयर कम होगी ना, क्योंकि जितना बायबैक की फेस वैल्यू है उतना अमाउंट आप CRR में भेजोगे ना, तो उतने से भी तो आपकी इक्विटी कम हो जाएगी। तो इफेक्टिवली अगर बायबैक का प्राइस 20 है तो आपकी इक्विटी बायबैक में 30 से कम होगी, तो 34.5 बनेगा। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने ये वाला भी करके दिया, नोट करके, वो डिवाइड करके वैसे ही करके ये भी दिखा दिया इस बार तो, कि 10 रुपये से कम होगी, प्रीमियम बायबैक है और CRR में भेजोगे तो वो भी आ गया। और ये इक्वेशन मेथड वाला भी ऊपर आपके सॉल्व करके बताया हुआ है, उसकी इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करी हुई बेटा आंसर में, यहाँ पूरी वो x और y लेके आपके पास बताया हुआ है, तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना, वो वही करा हुआ है। तो हमारे पास 34.5 आ जाएगा। अब अगर तीनों कंडीशंस पूरी करनी है, अगर तीनों कंडीशन पूरी करनी है तो सबसे लोएस्ट लेंगे 34.5, तो इतने हैं। हाँ, अब कंपनी कितना करना चाहती है, सर कंपनी बायबैक करना चाहती है 30 लाख, तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इतने कर सकते हैं ना, यस कंपनी कर सकते हैं। तो कंपनी क्वालिफाइज फॉर ऑल द टेस्ट जो आ रही है बायबैक के लिए, तो इतने बायबैक कर सकते हैं, कंपनी इतने ही करना चाहती है तो वो कर सकती है 30 लाख शेयर। तो हमने क्या करना है, 30 लाख की एंट्री डालनी है, वो एंट्री डालेगी इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख इंटू 10, यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट किया हुआ है। एक्चुअली आप एंट्री डालते हो प्रीमियम ऑन बायबैक, फिर प्रीमियम ऑन बायबैक को अलग से राइट ऑफ करते हो सिक्योरिटी पेमेंट से, वो उन्होंने यहीं पे डेबिट कर दिया। तो वो प्रीमियम बायबैक की एंट्री में देखना कहाँ पे है राइट ऑफ की, आप तो उसी से करो, प्रीमियम बायबैक लिख दो, फिर अलग से राइट ऑफ की डाल दो, उन्होंने इकट्ठे ही कर दिया, एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ इतना ड्यू किया, ये पेमेंट कर दी, और बाकी CRR में जो जाएगा, क्योंकि राइट ऑफ ऑलरेडी डल गया, सिक्योरिटी पेमेंट डेबिट ही कर दिया वहीं पे, अलग से नहीं करना पड़ेगा। अब वो आपका कहाँ से होगा, आपके पास सिक्योरिटी पेमेंट तो था, इतना यूज़ हो गया, आपका जनरल रिजर्व टू CRR हो जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व टू CRR 300, कितना जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी थी 300, CRR में कितना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जितनी फेस वैल्यू का बायबैक है उतना जाता है CRR में, उतना जाता है CRR में, ठीक है ना, फेस वैल्यू ऑफ द कैपिटल बॉट बैक, उतना हम अपने पास प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर्स के लिए क्या करते हैं, उतने का CRR बनाते हैं, अगर फ्रेश इशू नहीं किया गया है तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तेरे क्या आपसे मांग क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ मिस्टर AB फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज्यूमिंग शेयर्स आर बीइंग वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। तो ये 7 मार्क्स का है, AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट मांग लिया, ये तो हमें आता ही होता है, इसमें नहीं गलती कर सकते हम। मिस्टर AB acquired 28,000 equity shares of 10 each in F Limited for rupees 3,36,000। कहते हैं AB ने एक्वायर करे 28,000 इक्विटी शेयर 10 वाले 336 में, जिसमें ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी जुड़ी हुई है, तो ये तो जोड़ के दिया, तो ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, तो फर्स्ट जगह बैलेंस दे दिया, ठीक है ना। 336 से 28,000 शेयर है, तब अकाउंट बनाएंगे, यस सर, उसमें लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट जगह 28,000 शेयर, और वो ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी सब मिला के है 336, ठीक है ना। फिर कहता है कंपनी ने बोनस और राइट इशू दिया उस कंपनी ने, जिसमें 30 सितंबर को बोनस डिक्लेयर हुआ 2:7 के हिसाब से, बोनस मतलब मुफ्त के शेयर 2:7, तो पहले कितने थे 28,000, तो 28,000 का 2/7, तो बोनस शेयर से क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं, अमाउंट में कुछ नहीं आता, प्लीज अमाउंट में कुछ नहीं आता, मुफ्त की चीज है, तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, 8,000 शेयर आ जाएंगे। फिर 30 नवंबर को उसके बाद क्या रहा है, राइट इशू आया 3:8 की रेशियो में, पेमेंट ऑफ 15 पर शेयर। अब जब राइट इशू निकालना है, पहले कितने राइट शेयर्स ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी कितनी है, इंटाइटलमेंट कितनी है, उसके लिए बेटा बोनस ऐड करके लेना,
और उसने बता दिया उसने 2/3 राइट शेयर्स को लिया और बाकी के हक को बेच दिया 6 रुपये में। तो पहले देखो इंटाइटलमेंट 3:8 है ना। अब हमारे पास है कितने शेयर थे, 28 + 8 36,000 शेयर है। कितने 36,000 शेयर, तो 36,000 शेयर पे 3/8 लगाएंगे तो इतने बने 13,500। अब इसमें से हम खरीद कितने रहे और कितने बेच रहे हैं बेटा, 2/3 अपने पास सब्सक्राइब कर रहे हैं और 1/3 सेल कर रहे हैं, हक को बेच रहे हैं, हक बेच रहे हैं। तो 1/3 आपके पास कितना बना, इतना, और उस हक को बेचोगे तो आपके तो बताया होगा सेल ऑफ राइट, देखो 4500 6 रुपये के हिसाब से वो कहाँ जाता है, याद है किसी को, याद है 13 पैरा 13 ऑफ AS 13 के हिसाब से कहाँ जाता है, PL में। तो वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आता, वो PL में जाता है। उसकी एक्सेप्शन होती है, वो कम राइट वाली जो होती है, ठीक है ना, वो अगर बोलता है तब आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास वो सीधा कहाँ है, जनरल रूल PL में जाता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो हमने शेयर्स खरीदे बाकी 2/3 मतलब वो जो सब्सक्राइब करे 9,000 शेयर्स, उसकी एंट्री आएगी। और वो कितने में खरीदे सर, हमारे पास में राइट शेयर्स था 15 रुपये में, तो 9,000 खरीदे हैं। तो 9,000 की पेमेंट करिए 15 रुपये के हिसाब से 2 बैंक 30 नवंबर इंटू 15 करेंगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है 18 जनवरी को कुछ महीने बाद जाके 40% उसने अपनी होल्डिंग को बेच दिया 17 रुपये पर शेयर और ब्रोकरेज भी लगी 2%। पहले देखो होल्डिंग है कितनी, पहले देखो ना होल्डिंग है कितनी सर, देखो ना 28 थी पहले, 8,000 और करी, 9,000 और, तो 45,000 है। उसके 40% शेयर बेच रहे हैं 18,000, तो हम 18,000 शेयर बेच रहे हैं बाय बैंक। अब ये निकल कैसे रहा है, 18,000 इंटू कितने रुपए, 17 रुपये, और ब्रोकरेज 2% -2%, तो 299,880 ये आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी। और जब भी बेचते हो क्या निकलता है, प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस के लिए एवरेज कॉस्ट मेथड क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया, हमारे पास में जो ये आपके शेयर्स का है उसमें लगता भी वही है, हम लगाते वही है, तो आपके पास यहाँ क्या लगा दिया। अब आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। वो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट देखो ना, ये है इतने शेयर्स की, बोनस वाले तो मुफ्त के थे, तो आपके पास में 336 + 135 थी, टोटल 45,000 की, तो 18,000 की कितनी, इतनी आ गई। और बेचा कितने में, वन आपके पास 299,880, तो आपके इतने का मुनाफा हो गया, आपके पास में इतने का फायदा हो गया, विच इज योर प्रॉफिट आ गया 111,480। ये आपका कहाँ चला जाएगा, टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ शेयर्स, इतना प्रॉफिट आपका आ जाएगा। वो प्रॉफिट P&L में गया और बाकी आपकी बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 27,000 शेयर बचे और उनकी इतनी कॉस्ट है। हाँ, अगर मार्केट वैल्यू देता तो हम कंपैरिजन भी करते, फिर अपना वैल्यूएशन हम करते, पर यहाँ पे अपने पास दे नहीं रहा, तो हमारे ये सीधा कॉस्ट पे दिख जाएगा जो बचे पे, जो 27,000 है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट, 7 नंबर आपकी जेब में। यहाँ इन्होंने बस प्रॉफिट लॉस बेटा दूसरे तरीके से भी निकाल के दिया, पर यूनिट कॉस्ट से, आप वो डेसिमल में जाते हैं, हम तो यूनिटरी मेथड लगाते, बात वही है। जब आप ये करते हो डिवाइड बाय ये करके, तो यूनिटरी मेथड ही तो लग रहा है। अब उन्होंने उसको पहले निकाल दिया फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात तो वही है, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। यस सर। फिर इसके बाद आना बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगले पे चलते हैं। यस सर। तो क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया, उसमें एक बायबैक वाला था 7 मार्क्स का क्वेश्चन, एक इन्वेस्टमेंट का था AS 13 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है जी। यस सर। कहते हैं द फॉलोइंग आर दी समराइज बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड 31 मार्च 25। तो दो कंपनीज की बैलेंस शीट दी है, बी और जी। तो बैलेंस शीट दी है, इतनी बड़ी तो बैलेंस शीट है, पहले बैलेंस शीट आ गई, फिर उसके नोट्स आ गए जिसमें इक्विटी भी है, आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपये वाला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, इसके 9 है, इसके 10% वाले वो दे दिया, फिर रिजर्व्स वगैरह दे दिए, बोरिंग, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल भी दे दिया, बहुत कुछ है, क्वेश्चन बड़ा है। फिर कहते हैं 31 मार्च को क्या किया, बी ने एब्जॉर्ब करा बिजनेस जी कॉन दी फॉलोइंग टर्म्स, किस चैप्टर का है, अमेलगमेशन का। पर यहाँ अमेलगमेशन नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन हो रही है, एक चलती हुई कंपनी दूसरी चलती हुई कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, ठीक है ना, वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। पॉइंट दे रखे एक एक करके पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट के पहले ये देखो भाई, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, मल्टीपल होती है, या तो परचेजिंग कंपनी का मांगता है उस पर एंट्रीज, बैलेंस शीट ये मांगता है, पुरानी कंपनी में जर्नल एंट्रीज हो सकते, लेजर अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मांगा है, 5 जर्नल एंट्रीज मांगी है, एक तो बुक्स ऑफ बी में, तो परचेजिंग कंपनी में, और फिर उसकी बैलेंस शीट भी मांगी है बी की आफ्टर एब्जॉर्प्शन। 14 नंबर का है, समय लेने वाला हो जाता है, क्यों, बैलेंस शीट आती है थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंट्रीज भी डालनी है, बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है ना। अब यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे, पीसी, नेट पेमेंट की नेट एसेट मेथड। तो आपके पास में देखते जाओ, सबसे पहले उसने बोला हर इक्विटी शेयर के बदले जो आपके जी के शेयर होल्डर है उनको क्या मिलेंगे, 10 रुपये नगद और एक इक्विटी शेयर 100 रुपये वाला पार में। तो इक्विटी वालों को तो बता दिया क्या दे रहे हैं, आपके पास कैश दे रहे और एक इक्विटी शेयर दे रहे 100 रुपये वाला पार पे, तो इक्विटी वालों को ये दे रहे हैं।
वैसे तो प्रेफरेंस वाले भी है, देखो यहाँ जी में इक्विटी वाले भी है और प्रेफरेंस वाले भी। अभी तो इक्विटी का बताया। अगला पॉइंट डिबेंचर्स का, उसमें बाद में आता हूँ। अगला पॉइंट है प्रेफरेंस का। 10% जो प्रेफरेंस होल्डर है उन्हें पे करेंगे 15% प्रीमियम पे, इशू करेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच के बी में, इन सच अ वे दैट एग्जिस्टिंग डिविडेंड क्वांटम ऑफ द प्रेफरेंस होल्डर्स विल नॉट गेट अफेक्टेड। अब ऐसा सेम पॉइंट आपके साथ लेक्चर में क्वेश्चन में किया जाता है कि इंस्टीट्यूट के पहले क्या एमटीबी का क्वेश्चन है बेटा, मैं अगर सही में आई नंबर बताऊं तो वहां पे पॉइंट किया जाता है। अगर वो किया होता है ना तो आपका समझ आ जाता है। मैं आपके साथ डिस्कस तो करूंगा, पर उसने ये बता दिया कि उनको 15% एक्स्ट्रा देना है, अपने 9% वाले देने। क्वांटम डिविडेंड वाली बात पे मैं आता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या बता दिया, इक्विटी और प्रेफरेंस को क्या क्या दिया जा रहा है, द आंसर इज यस। जब हमें बता दिया पीसी आपकी नेट पेमेंट से आ जाएगी, सिंपल। तो हम पीसी चलते हैं नेट पेमेंट से निकालने, जो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास अगर देखेंगे तो पहले इक्विटी वालों को देखो। देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं सर, एक तो कैश दे रहे 10 रुपये, और एक इक्विटी शेयर एक के बदले एक दे रहे 100 वाला पार पे। तो ये है कितने सर, ये है 100 रुपये के हिसाब से 11,500 शेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11,500 शेयर है, उनको 100 रुपये वाले शेयर दे रहे हैं, इतने की वैल्यू के शेयर हो गए, ये पार पे ही। और एक कैश भी दे रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, इतने का हो। तो ये इक्विटी वालों को दे रहे हैं 10 रुपये पर शेयर कैश, और बाकी एक के बदले एक शेयर 100 रुपये पे, ठीक है ना। फिर आती है बात प्रेफरेंस वालों को जो दे रहे हैं। अब प्रेफरेंस वालों को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये अभी कितने हैं, ये 10% वाले हैं 270 के, थोड़ा ध्यान से चलना ये पॉइंट। उसने क्या बोला, हम उनको 15% एक्स्ट्रा वर्थ का सामान देंगे, हम उनको 15% एक्स्ट्रा, तो 270 प्लस 15%, मतलब इतनी वैल्यू के देने हैं, विच इज 3,10,500। अगर कुछ नहीं बोलता ना तो मैं सिंपल बोलता, आपके पास में 9% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 10 वाले, और ये पार पे ही है। देना 15% फालतू है, अपने वाला पार पे, बट यहाँ ऐसा नहीं बोला। यहाँ बोला इस प्रकार से दो 9% वाले, जिससे उनका डिविडेंड का क्वांटम जो है, जो पहले था वही बाद में रहे, सेम रहे। तो पहले उनका डिविडेंड कितना था बेटा, 2,70,000 पे 10%। देखो पहले उनका डिविडेंड था 2,70,000 पे 10%, विच इज 27,000। अब मैं कितने दूं, 9% वाले, जिससे 27,000 मीट हो जाए, क्योंकि मैं तो 9% दूंगा, हमारे पास पहले 10% थे, तुम्हारे को डिविडेंड मिलता था 27,000। तो मेरे पास में वो वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल टू 27,000 डिवाइडेड बाई 9%, विच इज 3 लाख। तो मेरे को उनको 3 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर देने पड़ेंगे, 9% वाले प्रेफरेंस शेयर, जिनसे उनका डिविडेंड सेम रहेगा। पर देना उनको वर्थ तो इतनी है ना, तो बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। यहाँ यही हो रहा है, ध्यान से। अब ये आपके पास समझने वाली बात है, हम दे रहे हैं उनको 3,009% है 100 वाले, मतलब 3 लाख के, और बाकी प्रीमियम आ गया बेटा, टोटल में से 3 लाख माइनस करके प्रीमियम आ गया। टोटल इतना देना था ना उनको, 3,10,500। यही मैंने सारा समझाया आपको। अब ये नहीं समझा तो गलती हो जाएगी, एंट्री गलत, बैलेंस शीट में भी गलत हो जाएगी क्लासिफिकेशन। आप 3,10,500 तो लेना, पर उसकी क्लासिफिकेशन गलत कर दोगे, फिर एंट्री और बैलेंस शीट दोनों में गलती हो जाएगी। पीसी चार्ट ठीक आ जाएगी। तो ये आपके पास इतने का बना प्रेफरेंस, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये पीसी आ गई, ठीक है ना। तो पहली एंट्री इजिली हो जाएगी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, और थर्ड एंट्री भी इजिली हो जाएगी। मैं थर्ड भी डाल देता हूँ, जो इसी के स्प्लिट अप है। लिक्विडेटर, इक्विटी शेयर कैपिटल पार पे थे, कैश दे रहे थे इनको, ये इक्विटी का निबट गया। रेफरेंस वालों को 9% दे रहे थे 3 लाख, और बाकी सिक्योरिटी में आ गया था 10,500। ये उसी का स्प्लिट अप है, ये उसी का स्प्लिट अप है, ठीक है ना। तो आपकी सेकंड एंट्री भी और थर्ड एंट्री भी हो जाती है, जो पीसी को डिस्चार्ज किया। अब आती है बाकी एंट्रीज, अब आती है बाकी एंट्रीज, अब ध्यान सुनते जाना। अब बाकी एंट्रीज के लिए हमें देखना है भाई, आपके पास में एक प्रकार से नेचर ऑफ परचेज की नेचर ऑफ मर्जर। वैसे तो इक्विटी वालों को कैश दे दिया, वहीं पे बात खत्म होगी, बट आपके पास में और भी सारी कंडीशंस है, ठीक है ना। अब उसने देखो सेकंड पॉइंट में तो डिबेंचर की बात की, उस पर मैं अलग से आता हूँ। उसने बोला फोर्थ पॉइंट में कंटीजेंट एबिलिटी है 72 की, जो एक्चुअल एबिलिटी मानी जाएगी, तो आप एक्स्ट्रा एबिलिटी लेना। लिक्विडेशन का खर्चा दे रहा है, वो अलग से आएगा। इन्वेंट्री को जी की टेक ओवर करना है 10% ज़्यादा पे बुक वैल्यू की, तो इन्वेंट्री जो भी है उसको 10% ज़्यादा करना। तो मैं इसको तो डाल ही देता हूँ 6 पॉइंट को। अब इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री आपके पास में कितने की है, 116, तो जब डेबिट करेंगे उसे 10% एक्स्ट्रा कर देना। तो इन्वेंट्री में 116 में 10% एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है ना। यस सर। फिर अगला देखो, डेटर में तो ये इंक्लूड है, अलग है, पीपी।
की वैल्यू 20% ज़्यादा लगाई है बुक वैल्यू से, तो पीपी जो भी है उसकी 20% ज़्यादा लगाओ। तो पीपी इतने का है 1453 में 20% ज़्यादा, बेटा ये ऑटोमेटिकली नेचर ऑफ परचेज हो जाता है, नेचर ऑफ परचेज, क्योंकि वैल्यू चेंज कर दी ना, सिंपल सी बात है। वैसे इक्विटी वालों को भी कैश दे रहे हैं, ठीक है। फिर कंडीशनलिटी खर्चे बाद में आता हूँ। रिमेनिंग एसेट लायबिलिटीज बेटा किस पे, बुक वैल्यू पे ही है, तो वो बुक वैल्यू पे है। तो इसमें आप अगर देखोगे आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल है 232 के। वैसे अगर आपने बाइफर्केशन डालनी है अलग अलग डाल दो, दोनों अलग अलग लिख दो एंट्री में कि डेटर अलग बी आर अलग, पर वो आपके पास इकट्ठे ही लिख रहे हैं तो हम भी इकट्ठे ही लिख देते हैं यहाँ पे। वैसे तो आपको डेटर अलग दिखाना चाहिए, बी आर अलग दिखाना चाहिए, बाइफर्केशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर लायबिलिटीज़ के अंदर में आपके पास एसेट साइड खत्म होगी। ट्रेड पेबल है बेटा 264 के। अब 264 के ट्रेड पेबल में उसने एक बात बोली थी पॉइंट नंबर 4 में, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी जी की 72 की, वो ट्रीटेड एज एक्चुअल लायबिलिटी इन ट्रेड पेबल। तो एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी जो आप कॉन्टिजेंट दिखा रहे थे, तो हमारे पास तो एक्चुअल लायबिलिटी है, तो उसी लायबिलिटी को बढ़ा के लाओ ना। तो हम क्या करेंगे 72 बढ़ा देंगे 264 में। अब देखेंगे 2 ट्रेड पेबल में 264 प्लस 72 हो गया, ठीक है। फिर बाकी लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग है 189,500, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग आपके पास में आ जाएगी 189,500, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग है 572,500, पर इसका नोट दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग में। इसमें दो चीज़ है, एक है डिवेंचर्स, एक है लोन। बैंक लोन का कुछ नहीं बोला तो ऐसी आ जाएगा 392,500, तो बैंक लोन ऐसे आ गया 392,500। हाँ, डिवेंचर के केस में एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसमें पॉइंट नंबर सेकंड में कुछ लिखी है इंग्लिश। 10% जो डिवेंचर होल्डर है जी के, उन्हें अलॉट करेंगे अपने 9% वाले 100 एज के, जिनसे उनका इंटरेस्ट सेम रहेगा, जैसे प्रेफरेंस में था भाई उन्हें अपने देने 9% वाले, पर जिनसे इंटरेस्ट सेम रहेगा। तो अभी देखो ना उनका 180 के है वो, अब 180 पे 10% बनता है 18,000। प्लीज समझो, हम उन्हें एक्स वैल्यू के देंगे 9% वाले, तो वैल्यू निकल के आई आपके पास 2 लाख। तो हमने 2 लाख की वैल्यू के अपने वाले डिवेंचर देंगे, तो टेकन ओवर वैल्यू कितनी होगी 2 लाख। यहाँ पे 2 लाख डालेंगे, अपने वाले देने की एंट्री अलग डाल देंगे, पर यहाँ पे वैल्यू कितनी डालेंगे 10% डिवेंचर आपके पास में 2 लाख, ठीक है ना। वो देने उनको अपने पास 9% वाले, ये 10% डिवेंचर्स करके लिख सकते हो ऑफ जो कंपनी है जी लिमिटेड, उन्हें टेक ओवर इतने पे किया है। वो तो सेपरेट एंट्री देखो, एंट्री नंबर 4 अलग है, 10% डिवेंचर ऑफ जी लिमिटेड टू अपने वाले 9% डिवेंचर्स जो हम दे रहे हैं 2 लाख के, वो अलग एंट्री करके दिखाते हैं अलग से। इनको हम टेक ओवर करके ला रहे हैं और फिर अपने वाले डिवेंचर दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपके पास में कोई और एसेट लायबिलिटी नहीं है। पुराने के रिजर्व उठ के नहीं आते बेटा, क्योंकि आपके पास में क्या है नेचर ऑफ परचेज, तो रिजर्व उठ के नहीं आने, रिजर्व की तरफ देखना भी नहीं, ये लॉस वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो ये टू बिजनेस परचेज हो जाता है, जो पहली एंट्री में पीसीआई होती है। डिफरेंस आ गया गुडविल कैपिटल रिजर्व, तो गुडविल आ गई बैलेंसिंग फिगर, गुडविल आ गई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, वो चेक हो जाएगी। फिर आपके पास में बेटा क्या आ रहा है, जो बाकी चीज़ें। अब बाकी चीज़ों में क्या है, देखो 2 चीज़ें हमारी पड़ी है। एक है एक्सपेंस, लिक्विडेशन का खर्चा जो था वो रीइंबर्स कर रहा है जी लिमिटेड, आपके पास जो है उसके बी लिमिटेड दे रहा है कितना 10,000। अब परचेजिंग कंपनी दे रही है लिक्विडेशन का खर्चा, तो क्या एंट्री डालेगी, गुडविल है कैपिटल रिजर्व टू बैंक, तो डिफरेंस क्या आया था गुडविल, तो गुडविल ही डेबिट हो जाएगा 10,000, तो गुडविल टू बैंक 10,000। और एक है इंटरोइंग, डेटर्स ऑफ बी में इंक्लूड है इतने पैसे रिसीवेबल फ्रॉम जी, तो आपस के डेटर क्रेडिटर का अभी तो एक जगह उठ के आगे तो बात ही खत्म होगी। फिर सिंपल एंट्री क्या नहीं है, हमेशा क्रेडिटर टू डेटर 51,400, तो ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल 51,400, ये आप क्रेडिटर टू डेटर लिख दो, तो ये एंट्री आ जाएगी। कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है नहीं पुराने में कि जिसकी स्पेशल एंट्री डले, कोई स्टॉक रिजर्व है नहीं। अब आपकी क्या बन जानी है, बैलेंस शीट बी की आफ्टर एब्जॉर्प्शन। देखो बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है, जब भी एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, देखो एब्जॉर्प्शन में तो पता है क्या होता है, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट होती है उस कंपनी की, तो आपका सिंपल सा रूल होता है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट जो उस कंपनी की है पहले से, वो तो है, प्लस इफेक्ट ऑफ एंट्रीज जो आपने डाली टेक ओवर की, उसकी पुरानी किताब में वो कितने का दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, आपने एंट्रीज में किस वैल्यू पे टेक ओवर किया, अपने शेयर कितने दिए, क्या दिया, वो है देखना, ठीक है। तो मैं क्या करके नोट्स पे चलते हैं। अब जैसे आपके पास कैपिटल है, तो आपके खुद के कितनी है 3650 तो आई, तो 3650 तो आपके पास आ ही रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3650 तो था ही, 3650 मतलब 36,500 शेयर्स है, ठीक है। प्लस दूसरे को कितने दिए थे हमने 11,500, जो पीसी में दिए थे एक के बदले एक, शेयर्स को शेयर्स, तो टोटल हो गया 48,000 शेयर। वो आपके सिर्फ 1000 लिखा है तो 4800 होगा,
ऐसी प्रेफरेंस आपके कितने 9%, 980, 100 रुपये के हिसाब से तो 9800 है, और दूसरे को दिए थे 3000, 12800 हो गए 9% वाले इतने के। और ये अदर देन कैश का डिस्क्लोजर दिखा दो, कितने अदर देन कैश है दूसरी कंपनी को दिए, 3000 अदर देन कैश है, तो ये टोटल शेयर कैपिटल आ जाएगी, ठीक है ना। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में आपके खुद के पहले रिजर्व देखो कितने हैं सर, 1750 है, तो वो तो आ ही गया। बाकी आपने जो एंट्रीज में किया, दूसरे के रिजर्व तो आए नहीं, पर एंट्री नंबर 3 में प्रीमियम पे इशू करे थे ना अपने शेयर, तो प्रीमियम आ गया आपके पास में जो प्रेफरेंस वालों को दिया था 10,500 का, तो वो आ गया। ये वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन पूरी वैल्यूज ही बनाओ, जब एंट्रीज पूरी डिनोमिनेशन में करी है तो ये भी उसमें बना लो। आपके पास अगर आप 1000 में बनाओगे तो बेटा वो गलती होने की संभावना हो जाती है, मैं रिकमेंड करूंगा, वो आपके पास फिर गलती होने के चांस होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्या अगला, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आपकी खुद की क्या है, 1090 और 850 तो है, तो 1090 और 850 है, और दूसरे के जो लेके आए इसको अपने डिवेंचर दिए थे 2 लाख के एंट्री 4 में, और ये लोन तो उसका एसिडी से आया था, तो ये दोनों आ गए। फिर ट्रेड पेबल आ गया, इसमें क्या क्या 1385 87, तो 1385 और 87 दूसरे के टेक ओवर करके लाए थे पूरे पूरे 225 और 39, इसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा भी लेके आए थे वो कंडीशनल एबिलिटी वाला, 225 और 39 ये कंडीशनल एबिलिटी वाला था, ठीक है ना। और एक इंटररोइंग कैंसिल करी थी 51,400 की, ये इंटररोइंग थी जो लास्ट एंट्री डाली थी, ये करोगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में लायबिलिटी साइड की जितनी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो डायरेक्टली आ जाएगी, वो इसी की थी, सिर्फ देखेंगे तो इसी की आ रही है। एसेट साइड में पीपी डायरेक्टली है आपके पास, खुद का आपका, दूसरे का वो 20% ऐड करके लाए थे, तो वैल्यू ऐड करके आ जाएगा, मतलब वो मैं बताता हूँ 6300 था, प्लस दूसरे का वो कितना लाए थे 1743,600, तो 1743.6, क्योंकि इन थाउजेंड्स किया हुआ है ना। फिर इनटेंजिबल तो आपके पास है नहीं बेटा, पर आपके पास आएगा ना गुडविल, तो गुडविल कितनी आई थी सर, गुडविल आई थी 590 300 और 10,000 ऐड हो गया था खर्चे का, तो वही किया हुआ है 590 300 प्लस 10,000, ठीक है ना। फिर आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है एक, तो जो कि आपके दे रखे 2350, वह चीज़ आ गई आपके लिए। फिर ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज वगैरह और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो आप वो देख लीजिए वैल्यूज टेकन ओवर के हिसाब से, तो एक एक करके चल लेते हैं नोट पे। तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या है, डेटर और बीआर है, तो डेटर देखोगे 730 175 60 और 57, और इसमें ये इंटरविंग कैंसिल हो गया, तो हमारे डेटर में उसके डेटर के साथ में ऐड होकर आ गया, क्योंकि वो सेम वैल्यू पे आ रहे थे, कोई चेंज नहीं था, और इंटरविंग कैंसिल हो गई थी, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज कितनी थी आपके पास 43,000, और दूसरे की टेक ओवर करी थी अलग वैल्यू पे, 127,600 10% के बाद थी ना, वो आफ्टर 10% ऐड करके थी, जो हमने वैल्यू में भी वो लिया था वही लिया हुआ देखो, ठीक है। और एक आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, खुद का कैश, दूसरे का तो कैश उठ के नहीं आया था, पर आपने दूसरे को क्या दिया था, एक तो आपने पीसी में कैश दिया था जो इक्विटी वालों को 115, और एक आपने जो एक्सपेंस पे किया था, ये इक्विटी वालों को कैश दिया था उसमें से कम हो गया, या अपने पास में खर्चा पे किया था उसका माइनस हो गया, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, बल्ले बल्ले मूवमेंट आ जाएगी, काम खत्म, काम खत्म बेटा, ठीक है ना। एक सच्ची बात बोलूं, मतलब मैं मानता हूँ इस बात को, एज अ टीचर इज दिस इजी टू से यार हो जाएगा, कर लेंगे, ये है वो है, बट एज अ स्टूडेंट मैं आपके साथ समझ सकता हूँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन समय लेते हैं जेन्युइनली, मेरे को कराने में सिर्फ डिस्कस करने में, जहाँ मैं सिर्फ टिक 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 कर रहा हूँ, मान लो ऑडिट अप्रोच से करा रहा हूँ आपको, वैल्यू सर कुछ कुछ सॉल्व करके करा हूँ, मेरे को इसको डिस्कस करने में 15 से 20 मिनट लग गया ऑलमोस्ट, और एग्जाम में क्वेश्चन 14 नंबर का आ रहा है यार, 14 नंबर, और अगर मैं देखूं 100 नंबर के पेपर के लिए अगर 180 मिनट है, तो एक नंबर के लिए 1.8 हो गया, तो 14 इंटू 1.8 25 मिनट आपको आईसीआई दे रहा है इसको करने के लिए, 25 से 26 मिनट। एक्चुअली ये क्वेश्चन पर्सनली मैं बोलूं जिसमें एंट्रीज और बैलेंस शीट दोनों आ गई, देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आया तो उसमें समय कम लगना था, उसमें सिर्फ एंट्रीज थी, वो ठीक था 25 मिनट के साथ में, ये 25 मिनट का नहीं है, ज़्यादा लेगा, ये 30-35 मिनट तक आराम से जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर आपने हर चीज़ कर रहे हो यार, आपने पीसी भी निकाल रहे हो, आप अपने पास में एंट्रीज भी डाल रहे हो, आप अपने बैलेंस शीट भी बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, नोट्स टू नोट्स बना रहे हो, टाइम लगता है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, आई एम विद यू,
बड़ा पेपर में समझो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिसे समय भी कम लगता है, तो वहाँ एवरेजिंग होती है। और मुझे पता है इसमें समय ज़्यादा लगेगा, बट आपको पता है ये समय धीरे धीरे कम कैसे लगेगा। जब आपने पहली बार करोगे ना 45 मिनट लग जाएंगे, उसमें वो विद प्रैक्टिस आप 35 मिनट में पहुंचोगे, 30 मिनट में पहुंचोगे। अब जादू कोई तरीका नहीं है, जादू कोई तरीका नहीं है, पता है क्यों? और वो मैं बोलूँ, आपकी लिखने की स्पीड नहीं बढ़ती कभी भी, ये समझना। बच्चे बोलते हो तो स्पीड कैसे बढ़ाए, बेटा आपके पास क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको फ्लो पता चलता है। अच्छा पहले यार ये चीज़ निकालनी है, अच्छा पहले ये निकालना है, तो आपको फ्लो पता चलता है ना, तो आपके हाथ फटाफट चलते हैं। आप जितना थॉट करके हर चीज़ थॉट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर मैं करूँ, सोच रहा हूँ, फिर मैं करूँ, वो टाइम लग रहा है। बट अगर आपने जब खुद हाथ से प्रैक्टिस करी तो आपको पता अच्छा अच्छा इस स्टेप के बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फ्लो पता होता है, तो आपका समय कम लगेगा। ये है स्पीड बढ़ाने का तरीका। दिस तभी हम बोलते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करो हाथ से, तो आपको पता चलेगा कैसे करना है। एंड ये क्वेश्चन तो लेगा समय, कई क्वेश्चन कम भी लेते हैं। मैं बोलूँ अगर जैसे इसी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा 2-4 मिनट वहाँ बच सकते थे। देन आपके पास जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट था वो 7 नंबर का, वहाँ थोड़ा सा बच सकता था, तो वो छोटा क्वेश्चन था। तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो कई बार छोटे भी होते हैं, समय बचाते हैं। आप केस स्टडीज में बचा लेते हो थोड़ा समय, तो वो चीज़ आती है। हाँ ये जनरली क्वेश्चन समय लेगा, तो घबराना नहीं है पेपर में, ठीक है ना ये बात। क्योंकि वो मेरे को बताना जरूरी है बेटा, क्योंकि बच्चा बोलेगा सर आपको ऐसे कराने में इतना समय लग गया, मैं तो करने में इतना ज़्यादा लग जाता है। बिल्कुल लगेगा ही लगेगा, मैं बस ये कह रहा हूँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट अगर आप सोच रहे हो इस क्वेश्चन को 45-50 मिनट लेके जा रहा हूँ, वो गलत है। वो आपको विद प्रैक्टिस 30-35 मिनट्स पे पहुंचना है, और वो प्रैक्टिस से ही होगा, कोई जादू तरीका नहीं है, कोई जादू तरीका नहीं है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे बेटा, इसके बाद हम लोग। तो क्वेश्चन 5 क्या है देखते हैं जरा। आपसे कह रहा है सीधा, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आ गया ये किसका कंसोलिडेशन, एमएल लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी आरपी लिमिटेड का 31 मार्च 25 का, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट दे दी एमएन और आरपी की, जिसके अंदर बेटा दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट दे रखी है। यहाँ देखो वो इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है इसकी में। अब वो इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या देखो, ये कैपिटल आ गई, ये रिजर्व सरप्लस आ गए, पीपी दे दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रखे और कुछ डिवेंचर्स में भी है, इसकी मैं चर्चा कर लूंगा। ट्रेड रिजेबल है, डेटर भी। आपको कह रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एमएन ने एक्वायर किया 75% स्टेक है बेटा आरपी में, 1 अप्रैल को डे 1 पे किया, ये में 31 मार्च 25 है, तो डे 1 पे अगर एक्विजिशन करी है 75% स्टेक किया, तो टाइम एडजस्टमेंट की लोड नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसी दिन के आपको बैलेंसेस भी दे दिए, जनरल रिजर्व का उसका और पीएन का, तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ईजी हो जाएगा, मैं भी बना दूंगा, ठीक है ना। फिर कहता है 1 अप्रैल 24 को फर्स्ट डे आरपी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 12% का पिछले साल का 31 मार्च का, और एमएन डिविडेंड ले गया उसको बेटा कहाँ पे, पीएन में। तो सब्सिडरी ने एक्चुअली में डिविडेंड डिक्लेयर किया फर्स्ट डे, तो ऑब्वियसली वो दे पिछले साल का रहे हैं, तो प्री प्रॉफिट से कम होना चाहिए, दिया करंट ईयर में तो करंट ईयर का कम हुआ है। और सेकेंडली आपके पास जो होल्डिंग कंपनी है भाई, वो पिछले साल का प्री एक्विजिशन है, उसे अपनी कॉस्ट से कम करना चाहिए, तो उसने वो गलती करी है, ठीक है ना। जो उसका हिस्सा मिला था उसको 70% मिला। फिर आरपी ने, आरपी मतलब बेटा क्या हो गया, आरपी मतलब सब्सिडरी, तो सब्सिडरी ने अपने पास में गुड्स बेचे थे 160 लाख के एमएन को ड्यूरिंग द ईयर, उस पर प्रॉफिट कमाया था 40 का। ये आपका अनलेस प्रॉफिट का पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। इसमें से उसकी इन्वेंट्री में जो होल्डिंग की इंक्लूड गुड्स है वर्थ 80 लैक्स के, दैट रिमेन अनसोल्ड, तो आधे गुड्स बचे रह गए, तो इसमें अनलेस प्रॉफिट आ गया बेटा। अगर 160 लाख में 40 लाख का प्रॉफिट है, तो 80 लाख में कितना हुआ, आधा हो गया ना, 20 लाख, तो 20 लाख का अनलेस प्रॉफिट है। बस ये बता दो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे सर। एक तो आपके पास में सिंपल सी बात है, इस 20 लाख का एक तो जिसने बेचा उसका प्रॉफिट कम करना है, तो सब्सिडरी का प्रॉफिट कम होगा 20 लाख से, और वो किस में कम करेंगे, पोस्ट में, भाई एक्विजिशन के बाद है, नहीं बोलता तो भी यही मानते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास उसने बोला है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, तो वो आपके पास पोस्ट से कम होगा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में, अगर टाइम एडजस्टमेंट होता है उसके बाद, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, इन्वेंट्री कम हो जाएगी, सेकंड इफेक्ट क्या होगा, इन्वेंट्री कम हो जाएगी, ओके। एमएल लिमिटेड के पास 280 लाख के आरपी लिमिटेड के डिबेंचर्स है, जो इंक्लूड है उसकी बोरिंग में, तो ये डिबेंचर्स वाला पॉइंट है, मैं बैलेंस शीट बनाते समय करूंगा। इट इज एक्चुअली नथिंग बट इंटर, तो होता है ना उसके डेटर मेरे क्रेडिटर, उसके बीआर मेरे बीपी, ऐसे ही मैंने उसके डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करे, तो उसकी बोरिंग है, मेरी इन्वेस्टमेंट, तो बैलेंस शीट में कैंसिल होगा, बस उसका और कुछ नहीं करना, कहीं पे नहीं आना। हाँ उसके मैं बच्चों को केस कराता हूँ काइंड ऑफ की, अगर उसकी वैल्यू में फर्क होता है तो वो आपका कंसोलिडेटेड पीएल में चले जाता है, मतलब अगर वो फेस वैल्यू अलग है और परचेज प्राइस अलग है, ठीक है ना। बट यहाँ पे वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना है, तो बेटा अगर मैं आपको एओपी बनाने की बात करूँ, जो पहला स्टेप है एओपी,
ऑफ आरपी लिमिटेड सब्सिडरी। देखो हमारे लिए डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 अप्रैल 24। होल्डिंग परसेंटेज कितना है स्टेक, 75%, विच एक्चुअली मीन्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज इक्वल टू 25%, विच एक्चुअली मीन्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट इक्वल टू 25%। अब यहाँ पे प्री और पोस्ट करके डाल देंगे तो प्री एक्विजिशन है, पोस्ट एक्विजिशन में जनरल रिजर्व अलग है, पीएल अलग है। जनरल रिजर्व अलग है, पीएल अलग है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप क्या सबसे पहले तो ओपनिंग डाल दो, ये कितना है 1600, ये कितना 1200, तो एक करके जनरल रिजर्व कितना है। ये मैं इसलिए करूँ बेटा, इंस्टीट्यूट में करना प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ना आपको अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं आपके यहाँ बनाऊंगा ना, आपके पास वैल्यू देखना 1600 है और ये 1200 है ओपनिंग। और अब ईयर एंड में देखो कितना कितना है, सर 2000 है, तो पूरे साल में जनरल रिजर्व में कितना इंक्रीज हुआ 400 का, भाई ईयर एंड का अगर वो है। और पीएल में कितना हुआ सर 1500 है पीएल में, तो पूरे साल कितना प्रॉफिट कमाया 300। तो सिंपल हो गया ना, आप ओपनिंग डालते हो तो बाकी ड्यूरिंग ईयर आ जाता है। अच्छा, अब ये जो पूरे साल में प्रॉफिट कमाया पीएल में, ये आफ्टर डिविडेंड है, क्योंकि डिविडेंड दिया हुआ है इस साल में, तो प्लस डिविडेंड जितना डिक्लेयर किया। डिविडेंड कितना दिया सब्सिडरी ने, सर डिविडेंड दिया आपके पास में इसने 12% दिया था ना। अब 12% किस पे लेगा, शेयर कैपिटल पे, तो 4000 का 12%, किसका 4000 का 12%, तो 4000 का 12% डिविडेंड दिया इन्होंने, विच इज आपके पास कितना बन गया 480। ये डिविडेंड दिया करंट ईयर में है, पर दिया कौन से साल का, पिछले साल का, तो माइनस किससे होगा आपके पास में प्री से, फाइनल डिविडेंड है ना 480। अब यहाँ ना टाइम एडजस्टमेंट नहीं लगी, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट डे था, तो नो टाइम एडजस्टमेंट, ओके। कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कोई और चीज नहीं। हाँ, एक अनलाइज प्रॉफिट का पॉइंट है यूआरपी, कोई बोनस इशू नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो यूआरपी आपका 20 लाख आ रहा था, वो हमने अभी निकाला भी था, जो हमने बताया था 20 लाख, उसमें सब्सिडरी का ही प्रॉफिट कम होना था, क्योंकि सब्सिडरी ने बेचा है, इट इज अ अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, अपस्ट्रीम है, तो 20 लाख यहाँ से आ जाएगा, तो आपका ये एओपी बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि सारी चीज इसीलिए लिंक्ड है भाई, अगर ये ठीक है तो आगे ठीक है। तो 1600 प्लस 1200 माइनस 480, 2320, ये 400, ये 760। अब क्या करना है बेटा, देखो 25% तो एमआई में चला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो प्री वाले का 75% है वो कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, गुडविल कैपिटल के लिए। और इनका 75% क्या होगा, रिस्पेक्टिवली होल्डिंग के खुद के जनरल रिजर्व और पीएल में ऐड हो जाएगा, बस ये करना होता है, ठीक है ना। तो एक बार के लिए आपको मैं अगर दिखाऊं, कितना कितना था 2320, 400 और 760, ये भी यही है 2320, 400 और 760। वो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन उन्होंने बड़ी करके दिखाई है, देखो कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन रेवेन्यू जनरल रिजर्व पीएन, हेडिंग वही है, पर थोड़ा सा उन्होंने वो कॉम्प्लिकेट किया हल्का सा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, जरूरत नहीं है आपके पास, वो बिल्कुल वही है, करना वही है। अब आप जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालोगे, देखो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 3000, तो 3000 कॉस्ट ऑफ, पर क्या सही है, नहीं सर ये सही नहीं है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का पॉइंट आ गया। अब इसको कितना मिला होगा सर, टोटल डिविडेंड जो उन्होंने बांटा था कितना 480 का, उस टोटल डिविडेंड में हमें कितना मिला 75%, जिससे हमें अपनी कॉस्ट को कम करना चाहिए। तो 480 का 75% विच इज 360, हमें कॉस्ट कम करनी चाहिए, हम कहाँ लेके अपने पीएल में, तो कंसोलिडेटेड पीएल में माइनस करेंगे, वो बाद में आएगा। तो सही कॉस्ट कितनी है, इतनी, सही कॉस्ट कितनी है, इतनी। और इसको कंपेयर किससे करेंगे, 75% शेयर कैपिटल और प्री प्रॉफिट, तो शेयर कैपिटल थी 4000 और प्री प्रॉफिट आपका आया इसका 75%, तो 2320 का 75% करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आपके पास में टोटल हो गया। और डिफरेंस निकालोगे तो इतना आपका क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि शेयर कैपिटल और वो आपके नेट एसेट्स की बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर आपके पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट है हर चीज़ का 25% हिस्सा, तो वो कहाँ गया बेटा, ये रहा। तो शेयर कैपिटल आ गया 4000 का 25%, आपका प्री प्रॉफिट आ गया 2320 का 25% हिस्सा, तो वो 2320 का 25% हिस्सा। और जो पोस्ट प्रॉफिट है उसका 25%, इसका भी 25%, इसका भी 25%, तो आप देखेंगे 100 और 190 बनेगा।
वही लिखा हुआ है, वो दोनों का अलग अलग लिख दो, ये आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और एक लास्ट वर्किंग नोट क्या बनता है, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व कंसोलिडेटेड पीएल एक तरीके से, तो आ जाएगा जनरल रिजर्व पीएल। उसका खुद का कितना कितना है देखो, खुद का 2600 और 1400, 2600 1400, और पोस्ट वाले में 75% हिस्सा, तो 400 का 75% और 760 का 75%, ठीक है ना। तो पोस्ट वाले में जो है जनरल रिजर्व का जनरल रिजर्व, पीएल का पीएल में, और साथ में क्या करेंगे, जो आपका डिविडेंड था उसका 70% हिस्सा इसमें गया हुआ था तो माइनस कर देंगे, तो वो आपका करके क्या आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू निकल आएगी, तो आपका काम खत्म, आपका काम खत्म, ठीक है जी। यस सर। तो बस आपने बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में क्या करना है, उसके सारे एसेट्स वगैरह अपने यहाँ से ऐड कर देने, लायबिलिटीज ऐड कर देनी है, स्टॉक वाले का एक देखने अपने को, और बाकी जो चीज़ है एक वो डिबेंचर वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ बस, ठीक है ना। तो अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे, देखो शेयर कैपिटल सिर्फ किसकी है, आपके पास होल्डिंग की कितनी है, 7000, तो 7000 शेयर कैपिटल आ गई। ये आपका कैपिटल जब आया था जो हमारा, ये कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व और पीएल आपका कितना कितना था, 2900 और 1610, तो ये आ गया, तो 7000 और 6610 है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने निकाला ही था, कितना निकाला था, 1870 निकाला था, ये भी आ गया, ठीक है जी। बाकी अब चीज़ें तो ऐड ही करनी है, गुडविल नहीं आई थी यहाँ, कैपिटल जब आया था तो इसलिए रिजर्व से बना था। अब क्या देखो, अब चीज़ें ऐड करते जाना, देखो जी लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है, 1800 प्लस 1400, दोनों की बोरिंग साइड होगी, यस सर। बट एक आपके पास क्या है, इट इज़ अ इंटरओइंग, वो क्या बोल रहा था, जो इसकी 1400 की बोरिंग है, इसमें ये डिबेंचर्स है एक्चुअली, और उसमें से उसने बोला था कि हमने उसकी डिबेंचर्स अपने पास खरीदे हुए 280 लाख के, वो आपस में कैंसिल हो गए ना, मैंने तुम्हारे डिबेंचर इन्वेस्ट कर रखे, वो आपस में क्या इंटर होंगे, कैंसिल होनी है, कैंसिल होनी है, तुम्हारे क्रेडिटर मेरे डेटर, मेरे बीआर तुम्हारे बीपी, ऐसे करके जो हो रहा है, तो वही हो रहा है वो 280 का, और उसने लिखा भी था 280 लाख के जो आपके पास है वो डिबेंचर्स है जो उसकी बोरिंग में जुड़े हुए, वो 280 कैंसिल हो गया, 280 कैंसिल हो गया। सर सेकंड इफेक्ट क्या होगा, इधर से तो कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखेगा ना, तभी वो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहा, वो वहां से कैंसिल हो गया। जो हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, जो शेयर खरीदे थे, उसका रोल तो नेट एसेट से हो गया, और जो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर था वो नहीं दिखेगा, और वो यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, वो इंटर होंगे। फिर करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या ट्रेड पेबल है, कितने कितने, 2280 और 1600, ये दोनों ऐड हो गए बस। पीपी में क्या है, दोनों के ऐड हो जाएंगे, 6800 और 5500, ये दोनों के ऐड हो जाएंगे, वो एक एक के ऐड हो रहे हैं, उसमें एसेट्स अलग अलग, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी दोनों के ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास रिस्पेक्टिव थे ना, एक एक करके वैल्यू थी, देखो ये 4000 और 3500, यस सर 4000 और 3500, इधर क्या था 2800 और 2000, 2800 और 2000, कोई रीवैल्यूएशन का तो पॉइंट था नहीं, आसान थे तो, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट्स कैंसिल हो चुका है, ये 280 अब कैंसिल हो गया, खत्म होगी कहानी। ट्रेड सेल में क्या है, 1200 और 900, और बीआर में कितना है, 600 और 300, 600 और 300, ये तो आसान क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, कंसोलिडेशन में अगर जितनी कम से कम एडजस्टमेंट है बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो 12, 300, 3000, ये आगे दोनों डल गया। इन्वेंट्रीज देख लो, इन्वेंट्रीज में 2200 है और 1500 है, अब ये 2200 और 1500 में क्या करना पड़ेगा, प्लीज गलती नहीं करनी, यूआरपी माइनस करना मत भूलना 20 का, यूआरपी, और बाकी आपका कैश एंड बैंक 1000 और 2300, 1000 प्लस 2300, लो बैलेंस शीट टैली। मेन पॉइंट था एओपी, एओपी अगर सही होता है तो दिक्कत ही नहीं आती। डिविडेंड का क्या करते हैं, जो सब्सिडी ने दिया उसको करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करना है टाइम एडजस्टमेंट पहले, ताकि आपका सही करंट ईयर का प्रॉफिट आए, और वो पिछले साल का था तो प्री से माइनस किया, उसका रोल खत्म हुआ। क्योंकि ये डिविडेंड में जितना होल्डिंग का हिस्सा था उसे अपनी इन्वेस्टमेंट से कम करना था, और वो पीएल में ले गया, तो वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनस हो जाएगा उसका हिस्सा 70%, और वो पीएनएल से माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां ऐड है, ठीक है। यूआरपी का क्या हुआ, क्योंकि वो सब्सिडी ने बेचे थे तो आपका पोस्ट वाला प्रॉफिट कम हुआ, और सेकंड में बैलेंस शीट में कम हो गया। डिवेंचर वाला एक पॉइंट था, वो आपके पास बस बोरिंग से कम हो जाना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बाकी खत्म, कोई टाइम एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई बोनस इशू नहीं, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई इंट्रोइंग और नहीं थी, बस एक डिवेंचर की थी, खत्म भाई। 14 नंबर में सच में बोल रहा हूँ, ये 14 नंबर का क्वेश्चन आसान था। देखो अमेलगमेशन वाले में समय लगना था, ये 25 मिनट का ही क्वेश्चन है। अब ये नहीं आप मुझे बोलेंगे कि सर ये हमें ज्यादा समय लग रहा है, इसमें ज्यादा नहीं था,
इसमें ज़्यादा नहीं था, ट्रस्ट मी, ये जल्दी हो सकता था, ठीक है ना। ये पूरा 25 मिनट का, ये 20 से 25 मिनट हो जाएगा, 25 मिनट, ठीक है। चलो देखो, जहाँ है वहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर जिसमें समय नॉर्मली लगना है उसमें मैं वही बोलूँगा तुम्हारे को, नॉर्मल लगना है। चलो अगले क्वेश्चन पे, हाँ जी सर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 क्वेश्चन, वैसे तो ये ओवरऑल चॉइस में 2 से, पर इसके पहले पार्ट में भी चॉइस होती है, पहले पार्ट में भी चॉइस होती है, वो 2 देता है हमारे को, एक थ्योरी टाइप का होता है, प्रैक्टिकल टाइप का होता है। तो देखो उसने क्या दिया है, पहला तो AS24 का दे दिया, व्हाट इज इनिशियल डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन ऑफ AS24 फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। हम बार बार मैं क्लास में याद भी कराता हूँ कि फर्स्ट जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जब आपका आईडी होता है जिस साल में, उस साल क्या क्या डिस्क्लोजर देनी है। तो कुछ जनरल डिस्क्लोजर होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। तो क्या क्या बताना होता है, देखो डिस्क्रिप्शन देनी होती है डिस्काउंटिंग ऑपरेशन की, वो जोग्राफिकल है कि बिजनेस सेगमेंट है एज पर A17, डेट एंड नेचर ऑफ आईडी क्या है, डेट मतलब कौन सी तारीख थी, और नेचर क्या है, उसमें 2 होते हैं ना, अर्लीस्ट देखते हैं, या तो जिस दिन बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुआ, या जिस दिन बोर्ड ने प्लान बना के आपका अनाउंस किया पूरा, ठीक है ना। तो उन दोनों में से जो अर्लीस्ट होता है वो आपके पास में, जो हमारे पास जो होता है वो आईडी बनता है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। और फिर कितना समय लगेगा आपके पास डिसकंटिन्यूएंस को कंप्लीट होने में, अगर पता है। ये कुछ जनरल बात है, और कुछ स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्या क्या है, एसेट लायबिलिटीज, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैश फ्लोज, प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंस, वो चीज़ें, ये चीज़ आ गई। तो कैरिंग अमाउंट किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज का, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्री टैक्स प्रॉफिट लॉस आपके पास, और उसके ऊपर जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है, और एक आपका नेट कैश फ्लोज जो भी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है। इसमें से फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा ऑन दी फेस ऑफ P&L दिखता है। बाकी तो चलो नोट्स में डिस्क्लोजर आ रहे हैं, पर ये वाला आपके पास किस में दिखता है, ये वाला ऑन दी फेस ऑफ P&L दिखता है। प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का लगाते हैं, डिसकंटिन्यूइंग का अलग आता है ना, और टैक्स एक्सपेंस, ये ऑन दी फेस आता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है ईजिली। तो ये आपके, मैं अगर कहता हूँ, मैं हमेशा बच्चों को याद कराने का तरीका क्या है, जनरल है, ये स्पेसिफिक है, पर प्लीज़ मेक इट श्योर स्पेसिफिक पक्का लिखने हैं, और स्पेसिफिक आसान है, स्पेसिफिक आसान है, ठीक है ना। अच्छा अगला जो पार्ट था इसी में, उसने बोला आपके पास क्या बोला है, एस लिमिटेड ने इक्विपमेंट लिया लीज पे आर लिमिटेड से, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 9.5 लाख, 9,50,000। इकोनॉमिक लाइफ इक्विपमेंट और लीज टर्म कितने, 3 साल। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पे लेसी पे करता है 4 लाख रुपीज टू द लेसर, तो लीज रेंटल हर साल का 4 लाख है। एस लिमिटेड ने गारंटी की रेजुअल वैल्यू कितने की, 35,000 के ऑन द एक्सपायरी। हाउएवर आर लिमिटेड को लगता है कि रेजुअल वैल्यू 25,000 है, वो लेसर को लग रहा है, और लेसी की तरफ से अपनी गारंटी दे रहा है। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया 15%, और पी फैक्टर भी दे दिए हर साल के एंड पे। कह रहे हैं असर्टेन दी वैल्यू जिस पे इक्विपमेंट को दिखाया जाएगा एस के द्वारा, और फाइनेंस चार्जेस। तो एस के द्वारा अगर बोल रहे हैं बेटा, देखो फाइनेंस लीज है तो पता चल गया, कैसे पता चल गया भाई, लीज टर्म वगैरह ये आपके सेम है, तो बात ही खत्म होगी, ठीक है ना। तो उसकी क्लैरिटी एक बार के लिए होगी, बाकी कंडीशन छोड़ो, लीज टर्म और आपके पास में जो यूजफुल लाइफ है वो सेम है, तो वो सब्सटेंशियली कवर करने चाहिए, तो फाइनेंस लीज हो जाता है। कंडीशन तो 5 है हमारी फाइनेंस लीज की। चलो अब यहाँ पर मैं अगली जो चीज़ आती है, वो आपके पास लेसी की बुक्स में मांग रहा है कि उसे कितने पे इक्विपमेंट को दिखाना है, क्योंकि फाइनेंस लीज में लेसी अपनी बुक्स पे दिखाता है, और किस पे दिखाता है, फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, जितने के वो लीज रेंटल देगा, और जो गारंटी रेजर्व वैल्यू उसकी जो आज की प्रेजेंट वैल्यू, दोनों में से जो लोअर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर साल का लीज रेंटल कितना है, 4 लाख, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आपने वो नियम ही लिख दिया कि किस वैल्यू पे दिखाएगा, नियम लिखो 2 लाइनों में, ठीक है ना, कि लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेसी और फेयर वैल्यू, दोनों में से जो लोअर है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स कितना है वो देख लो, 4 लाख, तो इंटू 3 सालों का एन्युटी कर देंगे, और जो लास्ट में जाके गारंटीड रेजर्व वैल्यू 35,000, उस पर सिर्फ लास्ट ईयर का लगाएंगे, वो लास्ट में जाके 35,000 इंटू 0.657। तो ये आपके पास में आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेसी। और फेयर वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है आपके पास, फेयर वैल्यू कितनी है, 9.5 लाख, तो 9.5 लाख, दोनों में से जो लोअर है विच इज 935,795, तो ये आपके पास में आ जाएगा। अब जब यही लोअर है फिर तो दिक्कत ही नहीं, फाइनेंस चार्जेस आपके पास इजीली निकल आएंगे, फाइनेंस चार्जेस आपके इजीली निकल आएंगे। फाइनेंस चार्जेस कैसे निकलने हैं, इस प्रेजेंट वैल्यू से शुरू करो, 15% रेट है, मल्टीप्लाई करो, लीज रेंटल कितना है, 4 लाख, आपका माइनस करके प्रिंसिपल आ जाएगा, मतलब दिस माइनस दिस करोगे तो बाकी प्रिंसिपल है, और उसमें से वो माइनस करोगे तो ओपनिंग में से प्रिंसिपल माइनस किया तो क्लोजिंग आ गया। वैसे आपको प्रिंसिपल का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, प्रिंसिपल का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो सीधा भी क्लोजिंग आ जाएगा। वो कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस फाइनेंस चार्जेस माइनस पेमेंट, ठीक है ना, विच इज A प्लस B माइनस C।
आपको अलग से प्रिंसिपल वाला कॉलम नहीं भी बनाओगे चलेगा, आप देख सकते हो 935795 प्लस 140369 माइनस 4 लाख, तो 676164 आया। तो वो प्रिंसिपल को अगर बनाना है बना लो, कंपल्सरी नहीं है, उसके बिना भी हो सकता है। अगले साल फिर से आया, फिर ये आ जाएगा। अगले साल अब यहाँ पे दो तरीके हैं क्लोज करने के। देखो उन्होंने क्या किया है, 4 लाख लिख दिया, आप यहाँ पे 435 भी लिख सकते हो। अगर आप 435 लिखोगे तो इसे डाल देना 0 और बाकी बैलेंसिंग फिगर फाइनेंस चार्जेस में डाल देना, जो हम जनरली करते हैं। उन्होंने वो वाला नहीं किया, तभी वो आपका डिफरेंस भी आ रहा है अप्रोक्सीमेशन की वजह से। तो उन्होंने वो 435 नहीं लिखा, तभी यहाँ पे वैल्यू अप्रोक्सीमेट टू 35,000 आ रही है। और जो फर्क है वो डिफरेंस की वजह से अप्रोक्सीमेशन। और अप्रोक्सीमेशन का कारण क्या है, क्योंकि जो पी फैक्टर थे वो 3-3 डेसिमल तक थे, इसकी वजह से वो फर्क आ रहा है 700-800 रुपये का। जितने प्रिसाइजली पी फैक्टर तक आगे तक जाते उतना फर्क कम आता है, ठीक है ना। तो फर्क का मैं कारण भी बता रहा हूँ आपको। तो क्लोजिंग बैलेंस अप्रोक्सीमेटली गारंटीड रेजल वैल्यू के बराबर ही है, डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की वजह से पी फैक्टर का वजह से आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको आप अगर 435 लिखोगे, प्लीज समझो, तो यहाँ 0 लिख देना, फिर ये बैलेंस फिगर आ जाएगी, ठीक है, वो 0 लिख के। दूसरा है कि आप अपने पास यहाँ 4 लाख ही लिखो, पर इसे आप अगर 35,000 भी लिखते हो तो भी यहाँ फर्क आ जाएगा, या जैसे कि वो तो है वो लास्ट ईयर का, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप जैसे लिखा वैसे करके दिखा दो, या 435 0 लिख के करके दिखा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इससे आपके पास वो फाइनेंस चार्जेस आ जाएंगे। वो अप्रोक्सीमेशन का जो फर्क है वो ओनली बिकॉज ऑफ पी फैक्टर है, तभी आ रहा है वो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अगले वाला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एमसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। वो फॉलोइंग फिगर्स दे रहा है बेटा आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इस साल की, जिसमें उसने बताया पर्टिकुलर्स और अमाउंट करके। उसने बोला इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, 8 लाख शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या दे दिया आपके पास, और प्रॉफिट दे दिया इस साल का। कहता है कंपनी का इम्पैकेबल रिकॉर्ड है। ओ भाई साहब इंग्लिश खतरनाक, इम्पैकेबल रिकॉर्ड है किस चीज का, डिविडेंड देने का अपने शेयर होल्डर्स को 19-20 से, पिछले काफी सालों से दे रहे हैं भाई, हम तो इस साल बैठे हैं। कहता है और वो कितना कितना इक्विटी डिविडेंड देते आ रहे हैं, उसने बताया हर साल अब इतना इतना दे रहे, 10, 11, 12, 13, 14, अरे हर साल 1-1% बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रेन्ड बाय द इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स इस साल में, क्योंकि इस साल प्रॉफिट की कमी हुई, इतना नहीं कमाया, तो आपके पास में मैनेजमेंट चाहती है कि हम इस साल डिविडेंड देंगे 12.5% और हम अपने रिजर्व्स को यूज करेंगे, हम अपने रिजर्व्स को यूज करेंगे। तो उस केस के अंदर आपसे पूछ रहा है असर्टेन करो द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ द रिजर्व्स इन अकॉर्डेंस विद जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स है। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पे। अब यहाँ पे करने का सिंपल तरीका, पहले ही देखो जो प्रॉफिट कमाया इस साल कितना 225, पहले देख तो लो शॉर्टफॉल, और हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड पहले निकालोगे, फिर प्रॉफिट में से पहले क्या निकालोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 12.5 लाख का 8%, तो इस साल के प्रॉफिट में से 12.5 लाख का 8% प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके 1 लाख, तो है इतना प्रॉफिट। प्रॉफिट है 1,25,000, प्रेफरेंस के बाद देना कितना है सर, हमने देना है 12.5%, और वो किस पे दोगे 40 लाख पे, तो 40 लाख का 12.5% देना कितना चाहते हो 5 लाख। वी वॉन्ट टू गिव डिविडेंड ऑफ 5 लाख, however we are only having profit of 125 आफ्टर प्रेफरेंस, तो इतने की शॉर्टफॉल है जो हमें कहाँ से निकालनी पड़ेगी, अपने पास में फ्री रिजर्व से। ये हमें कहाँ से निकालनी पड़ेगी, फ्री रिजर्व से। तो हमें इतनी शॉर्टफॉल बियर करनी पड़ेगी। कैसे बियर करेंगे सर, अगर कंडीशंस पूरी होगी। अब कंडीशन क्या है, सबसे पहले डिविडेंड का रेट कैन नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स, तो पिछले 3 सालों के एवरेज देखना प्लीज। तो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज कितना बनता है इन तीनों सालों का, डिवाइडेड बाय 3, सर 13%, और हम कितना दे रहे हैं 12.5, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा 12.5% लोअर देन द एवरेज है, तो 12.5% दिया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, जो आप अमाउंट निकालना चाहते हो वो क्या होना चाहिए सर, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व। तो पेड अप कैपिटल कितनी है 40 लाख प्लस 12.5 लाख। फ्री रिजर्व में आपके पास क्या क्या आ रहा है सर, जनरल रिजर्व आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, दीज आर नॉट फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ एक पर्पस के लिए फ्री रिजर्व माना जाता है, दैट इज फॉर बायबैक पेड अप, वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट फ्री रिजर्व। तो जनरल रिजर्व, क्योंकि हम इसी जनरल रिजर्व से तो बात कर रहे हैं निकालने के लिए 1175 में से, तो 40 लाख प्लस 12.5 लाख प्लस 1175, तो वो उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए 10%, तो इसका 10% बना इतना, और हम निकालना चाहते हैं 375, तो 375 इज लेस देन 642,500, तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई, ये कंडीशन पूरी होगी। और तीसरा क्या है, जो बचा अमाउंट है रिजर्व में आफ्टर विड्रॉल, मतलब आपके पास जब आप निकाल लोगे तो 1175 में से 375 आप निकाल लोगे,
तो मतलब वो कितना बनेगा 8 लाख। ए शुड बी मोर देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कितनी है 40 लाख प्लस 1250, तो इसका 15% कितना बनेगा 787,500, वो उससे ज़्यादा ही है भाई। ये पेड अप कैपिटल के 15% से नीचे नहीं जा सकता ना, बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल के बाद। अमाउंट लेफ्ट इन रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल शुड नॉट, ये आपके पास क्या नहीं होना चाहिए 15% पेड अप कैपिटल से आपके पास में कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहना चाहिए। ये नहीं होना सारा रिजर्व खत्म कर दो, कम से कम आपके पास पेड अप कैपिटल का 15% पड़े होना चाहिए। क्योंकि तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो आप अमाउंट निकाल सकते हो। सिंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड कंपनी कैन विड्रॉ 5 लाख फ्रॉम इट्स फ्री रिजर्व्स आपके पास एज पर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स। अब ये क्वेश्चन हम नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करना है। यहाँ ऐसे ने एक और तरीके से सॉल्व किया, क्योंकि जब आप लॉ का सब्जेक्ट पढ़ते हो वहाँ पे पढ़ते हो तो वहाँ वो रिजर्व वर्ड की जो इंटरप्रिटेशन है वो, तो एक इन्होंने क्या कर दिया, एक और तरीका दिया हुआ कि उससे करंट ईयर के प्रॉफिट को भी ये नहीं किया, उसे भी रिजर्व के पार्ट बना के कर दिया, फिर हम उसी से निकालने की बात करें तो वो लंबा तरीका कर दिया, ठीक है ना। तो किया वही है, आपको नहीं वो देखने की लोड़, आप कंफ्यूज होंगे तो आपका नॉर्मल जैसे हमने किया ना बिल्कुल वैसे ही करना है अपने पेपर में, उसी के 4 नंबर है, वो तो अल्टरनेटिव करा है उन्होंने, वो नहीं देखना, आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे, फिर तो हर क्वेश्चन के 2 पार्ट बनते रहेंगे, वो इट इज़ ऑल वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपके लिए वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, निकाल सकते हैं, अपने पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, कहते हैं मिस्टर गोकू, लास्ट क्वेश्चन होता है, ब्रांच अकाउंटिंग का होता है, 6 नंबर का होता है, पक्का ही होता है, वो है, ठीक है ना। तो देख लेते क्या, मिस्टर गोकू जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है अहमदाबाद में, उसकी ब्रांच है कहाँ नागपुर में। गुड्स इनवॉइस करते ब्रांच को किस पे, कॉस्ट प्लस 25%, तो अगर कॉस्ट 100 है तो हम 25% ऐड करके बेटा आईपी कितने में दे रहे हैं 125 में दे रहे हैं। कह रहे ब्रांच सेल करती है कैश और क्रेडिट, ब्रांच के खर्चे डायरेक्टली एचओ से पे होते हैं और ब्रांच रिमिट करती है सारा पैसा जो आता है इनटू एचओ के बैंक अकाउंट में, ठीक है जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखे इस साल की नागपुर ब्रांच के आइटम्स दे दी और ये बैलेंस शीट दे दी 31 मार्च 25, 31 मार्च 24। थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको आदत होती है गलती की, ये बेटा क्लोजिंग है पहले फिर ओपनिंग है, तो जल्दबाजी में गलती मत कर देना कि पहले ओपनिंग फिर क्लोजिंग, गलत है, बैलेंस शीट डाल दी वैसे ही गलत हो जाएगा। कौन से मेथड का क्वेश्चन है, कह रहा है अप्लाइंग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, अप्लाइंग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, क्या करो प्रिपेयर कर दीजिए फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। तो आप अपने पास में क्या करो, स्टॉक एंड डेटर मेथड से अपने पास में बना दीजिए, क्या क्या बनाना है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच का डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट, तो वो सारे लेजर अकाउंट बना दीजिए। अभी स्टॉक एंड डेटर मेथड आ रहे हैं, तो स्टॉक एंड डेटर मेथड आता है, नहीं आता तो पहले रिवाइज कर लेना भाई, फिर उसके बाद देखना ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा ये इन्फॉर्मेशन, और हमें पता है कि कॉस्ट प्लस 25% वाला रूल है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमने लेजर अकाउंट बना देने हैं, स्टॉक अकाउंट एक है, एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग रिवर्स होती जाएगी, पीएल अकाउंट आपके पास आ रहा है, डेटर अकाउंट आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले चीज़ें डालो, देखो याद रखना स्टॉक अकाउंट किस पे बन रहा है, आईपी पे बनता है 125 पे, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होती है, उसकी लोडिंग रिवर्स होती जाती है। जो भी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट पे आती है, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स इनटू ब्रांच, रिटर्न है जो एचओ जो कर रहा है, और ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक है, अब नॉर्मल लॉस है, सारी चीज़ों की लोडिंग हम रिवर्स करते जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब सबसे पहले जैसे ओपनिंग बैलेंस है, देखो स्टॉक एट ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे दे रहा है, ओपनिंग कितना 15 लाख, तो ओपनिंग है 15 लाख और उसकी लोडिंग कितनी रिवर्स हो जाएगी 25/125, तो बाय स्टॉक रिजर्व ओपनिंग का। अब वो 25/125 का मतलब बेटा क्या होता है 1/5, 1/5 को इसलिए क्या लिख रहा है 20%, तो कंफ्यूज मत होना 20% कहाँ से आ रहा है, वो तो 25 बोल रहा था। एक्चुअली हम क्या करेंगे 15 लाख का 1/5, तो वो 125 पे है, तो उसने वो 1/5 लिखने के लिए 20% लिख दिया, दैट इज 15 लाख का 25/125 मतलब 1/5, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देखेंगे ये क्लोजिंग भी है 2360, तो मैं पहले इसको भी डाल देता हूँ 2360 है, तो इसकी आपके पास लोडिंग यहाँ पे आ रही होगी, आपके पास स्टॉक रिजर्व देखो क्लोजिंग स्टॉक का, उसका 1/5 आ गया, ठीक है। फिर ये देखो डेटर के बैलेंस है 5 लाख और 10.5 लाख, ये डेटर अकाउंट में देख लो, 5 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग है 10.5 लाख, दोनों डल गए। अब ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, सबसे पहले कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे ब्रांच को एट इनवॉइस प्राइस 6750, तो 6750 आ गया गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसकी भी लोडिंग रिवर्स हो जाएगी, ये देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग रिवर्स होगी 1/5 1350। फिर आ गया गुड्स रिटर्न कितने करे ब्रांच ने इस साल,
एक प्रकार से ब्रांच के एंगल से परचेज रिटर्न बोल सकते हो। परचेज करी 650, परचेज रिटर्न, तो अपोजिट साइड पे डाल दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच की रिटर्न, और इसकी भी लोडिंग रिवर्स हो गई। ये सेल नहीं है, ये सेल रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न है। जितने गुड्स एचओ ने ब्रांच को भेजे उसमें से ब्रांच ने कितने एचओ को वापस कर दिए, ये वो है, ठीक है ना। तो उसकी भी लोडिंग रिवर्स होती है। आप नेट करके डालोगे फिर लोडिंग भी एक बार आती है। कैश सेल्स कितनी हुई, तो इतने से स्टॉक कम हो जाएगा, तो सीधा आपके पास आ जाएगा बाय बैंक कैश सेल का 18.5 लाख, ठीक है ना। फिर डिस्काउंट अलाउड कितना किया कस्टमर को, तो ये आपका किस में जा रहा होगा, डेटर अकाउंट में 25,000, और आपके पास में बैड डेट्स भी है, तो दोनों आपके आ रहे होंगे और पीएल में चले जाएंगे 25 और 55। देखो इतने से आपके पास डेटर अकाउंट में आ जाएगा बाय ब्रांच पीएल, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट लोग इकट्ठे डाल दिया 25 + 55, तो डेटर कम हो गए, और ये कहाँ चला जाएगा 25 + 55 कहाँ चला जाएगा, पीएल में। तो पीएल में आ रहा है देखो 2 ब्रांच डेटर, जो डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स का है, वो इकट्ठे भी करके डाल सकते हो जैसे डेटर अकाउंट में डाला था, तो पीएल में चला गया, ठीक है। फिर कितना डेटर से पैसा मिला 3250, तो डेटर अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक 3250, डेटर कम हो गए। चेक ऑफ कस्टमर्स रिटर्न अनपेड बाय दी बैंक, तो कितने चेक आपके वापस कर दिए गए, ठीक है ना, तो इतने से डेटर बढ़ जाएंगे 80,000 से, तो टू बैंक जो चेक डिसऑनर हुए 80,000, जब मिलते हैं तो बैंक टू डेटर, डिसऑनर पे डेटर टू बैंक। फिर ब्रांच एक्सपेंसेस कितने कैश में मीट करें, तो एचओ ने पेमेंट करी, सीधा एंट्री डाली होगी ब्रांच एक्सपेंस टू बैंक, एक प्रकार से सीधा कहाँ जाएगा, पीएल में चला जाएगा 725, टू ब्रांच एक्सपेंसेस 725, ठीक है। और सेल रिटर्न कितनी है नागपुर ब्रांच में 1 लाख, सेल रिटर्न आपके पास आ जाएगी डेटर अकाउंट में बाय ब्रांच स्टॉक, और इतने से स्टॉक बढ़ जाएगा ना भाई, इतना स्टॉक जब कस्टमर वापस करेंगे तो गोडाउन में स्टॉक बढ़ गया ना, तो ये डेबिट साइड पे आ गए स्टॉक अकाउंट के। इस पे लोडिंग रिवर्स मत करना, सेल रिटर्न पे लोडिंग रिवर्स नहीं करती, वो तो अल्टीमेटली जीपी के रूप में ही आता है, ठीक है ना। ओके, अब आप देखोगे तो बेटा अगर आप देखोगे तो आपका डेटर अकाउंट पहले क्लोज होगा, वहां से निकल के आएगी क्रेडिट सेल जो दे नहीं रखी थी, ये आपकी क्रेडिट सेल आ रही है 39 लाख, तो ये आपके पास सारी वैल्यू चल गई, ये 39 लाख यहाँ डलेगा। फिर ये आपके पास में चेक करो, अगर टैली हो गया बहुत बढ़िया, वरना सरप्लस आता है, तो यहाँ टैली हो गया, यहाँ टैली हो गया, तभी सरप्लस नहीं आ रहा, और नीचे फिर बैलेंस फिगर क्या आएगी, जीपी, ये जीपी है बैलेंसिंग फिगर, ये जीपी, जो हम टैली भी कर सकते हैं। नेट सेल पे सीधा 1/5 करोगे, क्योंकि यहाँ सरप्लस वगैरह नॉर्मल लॉस कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, तो आप सीधा नेट सेल का अगर 1/5 करोगे तो मैच कर जाएगा, यही जीपी आपके पास यहाँ पे डल जाएगा, और आपका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन वॉज ईजी, क्वेश्चन वॉज ईजी, हाँ 6 नंबर के हिसाब से था। वैसे कभी तो ये ऐसे क्वेश्चन चौके नेट के 8 से 10 नंबर के आते थे, अब पेपर थोड़ा सा मैं बोल ही रहा हूँ लेंथी आता ही आता है, और वो तभी संभव होता है जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, क्योंकि यार वैल्यूज फटाफट डालनी है ना। अब 6 नंबर के हिसाब से लेंथी था, ट्रस्ट में, मतलब मैं बोलूँ तो जनरली पहले 8 या 10 का आया करता था, अब ऐसा वो 6 नंबर का डाल रहे हैं, भाई कुछ नहीं कर सकते, क्रिप करने का कोई फायदा नहीं है, अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत क्या, प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें करनी है, तभी होगा, तभी होगा, उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं हो सकता बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो अपनी मेहनत करनी है। ओके, नाउ बेटा आपके पास में जो आती है बात, वो आती है रिगार्डिंग जो आपके पास बेटा जो केस स्टडीज और एमसीक्यू वाला पार्ट है, तो उसके लिए मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, ध्यान सुनना, कि ना मैंने इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट बना रखी है, किस चीज़ की, आपकी रिवीजन वीडियोस की, 4 रिवीजन वीडियोस है आपके लिए, पिछली आरटीपी और जो मई 26 की भी आरटीपी आपके लिए कुछ दिन पहले डाली थी, वो भी सारी सारी एक प्लेलिस्ट में, पिछली वाली पीवाई की वीडियो ये भी ऐसे पिछले वाली भी, वो एक ही प्लेलिस्ट में। इवन वहीं पे केस स्टडी वीडियो है 54 केस स्टडी जिसमें है, तो वो एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक सारे आरटीपी वगैरह की केस स्टडीज वहां पे डली हुई है। हाँ उसमें ये नहीं है, ये तो अभी आई थी, मैं अभी थोड़े दिनों बाद आपके पास एक और केस स्टडी की वीडियो लेके आऊंगा, और एक वीडियो लेके आऊंगा केस स्टडी वीडियो की पार्ट 2, जिसमें आगे की केस स्टडीज होगी, मैं उसमें ये वाली डाल दूंगा, तो रेपिटेशन नहीं रखूंगा ना मैं, यहाँ पे भी अभी कराऊंगा और मैं फिर कराऊंगा, तो मैं ये जो इस वाले पेपर में केस स्टडीज आई है मैं वहां पे आपके पास डाल दूंगा, जो पेपर जैन 26 की है, ठीक है ना। जितनी भी आपके पास पिछली वाली केस स्टडी की वीडियो मैंने जहां तक कवर करी थी, उसके बाद की मान लो आरटीपी किया, उसके बाद की मान लो पेपर किया, उसके बाद की अगर आईसीआई ने थोड़ी इशू करी थी, तो वो सारी मिला के एक ही केस स्टडी में डाल दूंगा, जितनी 15-20 बनेगी वो सारी एक ही में डाल दूंगा थोड़े दिन बाद, तो मैं वहां पे कवर कर लूंगा, तो रेपिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपका सारा डिस्क्रिप्टिव वाला कवर कर लिया, केस स्टडी वाला आपके पास थोड़े दिनों में मेरी तरफ से केस स्टडी वीडियो इसी चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, वहां पर मैं केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरी तरफ से। हाँ आपको कुछ भी चाहिए, इसी वीडियो के नीचे जो मैंने बोला प्लेलिस्ट है, उसी में आप लोगों के लिए सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत
नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। आप बच्चे अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, प्लीज़ हिम्मत मत हारना। और जो मैं बोलूँगा बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको रिजल्ट की टेंशन, जो पेपर की टेंशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे रिजल्ट की होती है, पेपर कैसा आएगा, हम पास होंगे नहीं होंगे, वो आपके हाथ में, कंट्रोल में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपके एफर्ट्स हैं कि आप अपना सिंसियर तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, विच इज़ रिक्वायर्ड टू आपके पास इन द एग्जाम्स, ठीक है ना। तो आप अपने एफर्ट्स करते जाए, प्लीज़ घबराइए मत। आई नो इट इज़ ईजी टू से, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, बट दैट्स द ओनली थिंग कि आप अपने एफर्ट्स डालो, ट्रू, आप चीज़ें सारी करते जाओ। आप अपने पास में जितना फोकस रख सकते हो, जितनी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हो, अपना माइंड संतुलित तरीके से चल सकते हो, तो आप अपने पास एग्जाम क्लियर कर जाओगे। कोई जादुई तरीका सच में नहीं है, ठीक है ना। तो अपने एफर्ट्स डालने हैं, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है। आपके लिए जो भी रेलिवेंट कंटेंट है वो आपके लिए आता रहेगा। आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो आप उसका अपने पास भरपूर फायदा उठाओ, ठीक है ना। तो लव यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से आगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, बाय बाय।